शुरुआती बढ़त और मजबूती को गंवाकर फिर से कमजोर होते हुए बाजार और कुछ अहम लेवल्स के नीचे ट्रेड करते हुए बचा हुआ है आज का आखिरी 1.5 घंटा। आएगी कुछ रिकवरी या फिर आज भी दिखेगा दबाव? कैसा रहेगा बचा हुआ 1.5 घंटे का ट्रेड और क्या करें कल की मंथली एक्सपायरी की तैयारी, ये है अब का फोकस। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए, आज तो मिड वीक सेशन वाले एक्चुअल फील आ रही है। हालांकि हमें लगा मंडे को आज की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, बट आज का जो एक्शन हुआ है और आपको क्या करना है, एक्सपायरी के लिए आप क्या समझना है, सब जानेंगे अनिल जी के साथ। पहले तो सर बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या है? बड़ी बात यही दीप की मजबूती दिखी सुबह सुबह, ये बात जरूर है, लेकिन टिक नहीं पाई और गिरावट भी हुई अच्छी खासी। 2 अटेम्प्ट किए निफ्टी ने या 3 अटेम्प्ट ऊपर जाने के, लेकिन लगातार बिकवाली होती दिखी और फाइनल अटेम्प्ट जो है वो अब कमजोरी की तरफ बनता हुआ दिखा। कुछ अहम लेवल के नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं हम। निफ्टी पर 135 अंक नीचे है और बैंक निफ्टी पर 200 सवा 200 अंक नीचे और लगभग 450 अंकों का बड़ा कट आपको सेंसेक्स में नजर आएगा। 5 महीनों के निचले स्तरों पर ये ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं इंडेक्स आपको। वहीं मिड कैप इंडेक्स 2 महीनों के निचले स्तरों पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर भी जो 1% के आसपास की मजबूती थी, 0.1% के आसपास की कमजोरी दिख रही है और आधा % नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स दिखेगा। सरकारी कंपनियों के शेयर में लगातार 5वें दिन जबरदस्त बिकवाली हावी होती दिख रही है। डाउ फ्यूचर से सपाट मजबूत है, मजबूती से कमजोर हुआ है, कमजोर से अब फिर से मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 38 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर से, लेकिन नेस्डेक फ्यूचर्स अब भी 82 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यूरोप के बाजारों में अच्छा खासा दबाव, यानी कि कल की अमेरिकी बाजारों की रिकवरी का कोई खास असर आप यूरोप पर पड़ते हुए नहीं देख रहे हैं, यानी कि वहाँ पर कॉन्फिडेंस अभी भी थोड़ा आपको ढीला ही नजर आएगा। फुटसी एकदम फ्लैट है, कैक और डेक्स दोनों ही थोड़े थोड़े कमजोर आपको नजर आएंगे। एब्सोल्युटली। तो ये है आपके लिए बाजार का हाल, जरा समझाएं अनिल जी ये हाल क्या है? बिकॉज एक तो जो इंटेंसिटी है सेलिंग की उतनी खराब नहीं है जितने हमने मंडे आफ्टरनून देखी थी, बट खराब है। दूसरा, जो अगस्त में हमने लो बनाया था 250 का निफ्टी पर, आज वो हमने तोड़ा है और उसको तोड़ने के बाद उसके और नीचे गए हैं। अब हम जून के लो पर इस समय ट्रेड करें। 30 जून को आखिरी बार इस लेवल पर थे हम थे। जो अगस्त का लो तोड़ के और नीचे गए, इसके क्या मायने हैं? दीप मायने हैं और बिल्कुल हैं, और ये कमजोरी के मायने। 19,250 इसके नीचे आपको आज बंद नहीं होना है। अगर आप इसके नीचे बंद होते हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत बड़े एक सपोर्ट लेवल को तोड़ रहे हैं, जो कि करीबन 75 ट्रेडिंग सेशन से आप 19,250 18 अगस्त का, हाँ बिल्कुल। तो तब से आप 19,250 के नीचे बंद नहीं हुए। तो अगर वहाँ होते तो फिर आप बहुत बड़े सपोर्ट लेवल को तोड़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो आई थिंक क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ से 100 सवा 100 पॉइंट की रिकवरी, 100 पॉइंट की रिकवरी बहुत ज़रूरी है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 43,600 के नीचे बंद होने के बाद से ही कमजोरी का संकेत तो आया ही था। 107 ट्रेडिंग सेशन के बाद आप उस सेशन के नीचे बंद हुए और आज जिस तरह की सिचुएशन है, अब तो सोचने ही मतलब दूर की बात है कि हम 43,600 के ऊपर बंद भी हो सकते हैं। अब बात हुई यदि जो सुबह हम बात कर रहे थे कि पहले और अब में एक ही फ़र्क आया है। पहले रिटेल इन्वेस्टर्स की ताकत को कोई मानता नहीं था, जानता नहीं था, और जब से आपने देखा कि पिछले 6 महीनों में रिटेल इन्वेस्टर्स ने किस तरह की ताकत दिखाई है। ग्लोबल फंड्स के बिकवाली के बावजूद, लोकल फंड थोड़ा मूड बिगाड़े तब भी, लेकिन उसके बावजूद लोकल पैसा जो आता दिखा था उसने बाजार को होल्ड करके रखा था। लेकिन अब कल आपने डेटा में देखा पूरी की पूरी बिकवाली रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से हुई है। न फंड ने बेचा है, न एफआईज ने बेचा, इसके विपरीत तो उन्होंने खरीदा है। और अभी तक ऐसा समझ में आ रहा है कि लोकल फंड्स की तरफ, लोकल इन्वेस्टर्स की तरफ से, रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से खरीदने के बजाय बिकवाली का मूड ही ज़्यादा है, और यही वजह कि आपको स्क्रीन बेहद खराब नजर आ रही है। दूसरा, डाउ फीचर्स जो इतनी मजबूती दिखा रहे थे सुबह, उससे थोड़ा सा फिसले भी। अब हालांकि रिकवर करने की कोशिश करें, लेकिन बात वही है कि डाउ की मजबूती पर भी बहुत ज़्यादा बाजार को भरोसा है नहीं कि ग्लोबल मार्केट्स में किस तरह का एग्जैक्टली आप डाउ फीचर से बता नहीं सकते कि क्लोजिंग कहाँ होगी। वो बड़ा मुश्किल सा मामला है। सो ये सारी चीज़ें, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, ये आज की बात नहीं, शुक्रवार से हम एक ही बात कर रहे थे, आपको अपनी पोजीशन गुरुवार तक संभालना है। ये एक्सपायरी तक आप बड़ी रिकवरी की उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि यहाँ एक्सपायरी तक मामला प्रेशर का रह गई। क्योंकि अब क्या हो गया, सबके मार्क टू मार्केट लॉसेस आ रहे हैं, ट्रेडिंग पोजीशन में नुकसान है, हर आदमी ऊपर में निकलना चाहता है और ऊपर में नहीं निकल पाता तो नीचे में निकलना पड़ता है। तो वो वाली चीज़ें तो गुरुवार तक, यानी कि कल 3:30 बजे तक तो जो तकलीफ होनी है ऊपर नीचे के बीच में होगी। उसके बाद देखेंगे नई सीरीज में किस लेवल पर, किस तरीके से और कितनी पोजीशन पर हम शुरुआत करते हैं। तब थोड़ी सी आपको स्टेबिलिटी लौटने की उम्मीद रखनी चाहिए, और तब तक हो सकता है 1-2 दिनों को और उतार चढ़ाव के साथ ग्लोबल मार्केट्स भी स्टेबल होने की कोशिश करें। सो आई थिंक संकेत
कम बुरे हैं। और रहा सवाल जो आप कह रहे हैं कि जितनी स्क्रीन सोमवार को खराब थी उतनी नहीं, तो उतनी तो रोज रोज हो भी नहीं सकती, होनी भी नहीं चाहिए। सोमवार को तो बहुत ही पैनिक था, मैं बच गया कि मैंने वो स्क्रीन साक्षात उतनी क्लोजली नहीं देखी, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड बेसिस पे, बट अदरवाइज वाकई में वो तो बहुत ही भयानक और खराब है। नुकसान आज भी है लेकिन उतना खराब नहीं है माहौल जितना आपने सोमवार को देखा था। तो आई थिंक थोड़ा सा दीप इस वक्त है ना, बजाय मिनट टू मिनट, घंटे टू घंटे या दिन, हर एक दिन का व्यू लेने के बजाय 2 चीज़ों पे व्यू लीजिए। एक्सपायरी तक आपको संभल के चलना है और आपको अपनी पोजीशन लिमिट में रखनी है, बस उतना ध्यान में रखिए। वहाँ तक आप अगर संभाल पाए तो आगे भी संभले रह जाएंगे, और वहाँ तक नहीं संभाल पाए तो फिर नुकसान आपका बढ़ना तय है। एब्सोल्युटली। तो चलिए थोड़ी पोजीशन संभालिए, एक्सपायरी निकालिए, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। बट इस समय कोई बड़ी रिकवरी एक्सपेक्ट ना करें। फिलहाल 100 पॉइंट नीचे है कंफर्ट सपोर्ट लेवल के निफ्टी इस समय। आइए हमारी टीम से भी बात करते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स और साथ ही आज की खबरों के बारे में। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं बाजार के लिए? गुड आफ्टरनून दीपा। नंबर हेवी डेज रहने वाले हैं और यहाँ पर आज निफ्टी से एक्सिस बैंक और टेक महिंद्रा अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। एफएनओ स्पेस से इंडस टावर और जुबिलेंट फूडवर्क्स, इसके भी नंबर्स आएंगे। सोनाटा सॉफ्टवेयर नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर विचार करेगी। साथ ही कैबिनेट की सीसीए की जो ब्रीफिंग है वो भी 3 बजे होती हुई दिखेगी। फेड चेयरमैन जेरोम पावेल साहब आज एक पब्लिक इवेंट में भी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे, तो देखना है कि वहाँ से उनकी क्या कॉमेंट्री आती है। जहाँ तक कल का सवाल है, निफ्टी से एशियन पेंट्स, साथ ही एफएनओ स्पेस से 8 कंपनियां हैं चुनिंदा नाम में, कैनरा बैंक, कोलगेट, श्रीराम फाइनेंस, एसीसी जैसे स्टॉक्स पर नजर रखिए। एफएल इंडिया, यहाँ पर बोर्ड बैठक में प्रेफरेंशियल बेसिस पर इक्विटी शेयर जारी करने पर विचार किया जा सकता है। सोमानी सेरेमिक्स भी बोर्ड बैठक में शेयर बायबैक के प्रस्ताव पर बोर्ड बैठक कर रहा है, इनफैक्ट विचार कर रहा है। आईआरएम एनर्जी आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। कुल मिलाकर इशू साइज 545 करोड़ रुपए का था। साथ ही जय भारत मारुति की स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट कल के दिन की होगी। ईसीबी की पॉलिसी भी आएगी और साथ ही तीसरी तिमाही के जो जीडीपी की फर्स्ट रीडिंग है वो भी यूएस के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। जहां तक शुक्रवार का सवाल है, निफ्टी से बजाज फिनसर्व, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, मारुति, एसबीआई लाइफ समेत बीपीसीएल और रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनके नंबर्स आएंगे। एफएनओ स्पेस से 9 कंपनियां हैं चुनिंदा नाम में, एमएनएम फाइनेंस, सिटी यूनियन बैंक, इंडियन होटल्स, एसबीआई कार जैसे स्टॉक शामिल है। अमर राजा बैटरीज का नाम भी बदला जाएगा और ये नाम बदलकर अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी कर दिया जाएगा। 50% आईपीओ आनकर लॉक इन भी खत्म हो जाएगा। मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का, साथ ही आईपीओ के लिहाज से ब्लू जेट हेल्थ केयर, इसका आईपीओ बंद हो जाएगा और आज ये जो खुला है। इश्यू साइज 840 करोड़ रुपए का है। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा एलटीआईएम, एलटीटीएस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड समेत आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के काउंटर्स। स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट है तालब्रोज ऑटो और बीसीएल इंडस्ट्रीज की भी। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से अक्टूबर महीने का यूएस का जो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस डेटा है वो भी आपके सामने आता है, दिखेगा। ओके, इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है और आज हम फेड चेयरमैन बात भी करने वाले हैं, उस पर भी सबकी नज़र बनी हुई है। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या हैं कुछ आज की इंपॉर्टेंट खबरें? जी गुड आफ्टरनून। कुछ नतीजे भी आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें स्वराज इंजन, यहाँ पर मुनाफा देखें लगभग 36 करोड़ से बढ़कर 37.7 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स भी लगभग फ्लैट रहे, 13.3% से इंप्रूव होकर 13.4% के आसपास आते हुए दिखे हैं। ड्रीम फोक्स की बात करें तो आय यहाँ पर 65% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा 25% बढ़कर आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स अगर आप देखें 11.3% से कम होकर 8.5% पर आते हुए दिखे हैं। फर्टिलाइजर स्टॉक्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आते हुए दिखी है। एनपीके फर्टिलाइजर सब्सिडी को कैबिनेट से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। रबी सीजन के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। टाटा पावर यहाँ पर इंपोर्टेड कोल से चलने वाले पावर प्लांट्स को राहत आती हुई दिखी है। जून 2024 तक सरकार ने प्लांट्स को राहत दी है। घरेलू स्तर पर पर्याप्त कोल नहीं होने से सरकार का यह फैसला आता हुआ दिखा है। गंसोल इंजीनियरिंग, यहाँ पर कंपनी को लगभग 302 करोड़ का ऑर्डर मिला है। जाइडस लाइफ साइंस, इनका एक फेज 2 का जो क्लिनिकल ट्रायल है वो शुरू होता हुआ दिखा है। वंडरला हॉलीडेज, चेन्नई प्रोजेक्ट के लिए सभी मंजूरियां इनको मिलती हुई दिखी है। तमिलनाडु सरकार से इनको सभी मंजूरियां जो है मिलती हुई दिखी है। ब्लॉक डील्स में हमेशा की तरह जोमेटो लगभग 21 लाख शेयर, एनटीपीसी 10 लाख और एनएमडीसी 32 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। ओके, ये है आपके लिए इस समय की सारी खबरें आती हुई दिख रही हैं। हमारे मेहमान भी तैयार हैं, बंसल जी, कुणाल जी, जय ठक्कर साहब एंड ऑफ कोर्स आशु सर, उनसे भी करते हैं बाजार की बात। बिल्कुल, आइए तो सबका स्वागत है और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एक बार बाजार की मूड माहौल के साथ ही। आशु सर बताएं, अब से लेकर एक्सपायरी तक क्या व्यू है और क्या कोई साइजेबल रिकवरी आने की संभावनाएं हैं या दबाव ही बना रहेगा? जरा एक बार समझाएं आपका व्यू, और अगर कोई स्प्रेड है निफ्टी बैंक निफ्टी पर तो वो भी बताएं। अनिल जी, मुझे लगता है कि इंडेक्स में तो काफी हो गया। मतलब स्टॉक्स में तो जो मैं बोलता हूँ अनिल जी कि कोई ऑब्लाइज नहीं करेगा आके स्टॉक्स लेने में। और इतनी डिफिकल्ट एक्सपायरी थी जो हमने फ्राइडे को एक्सपायरी अलर्ट में अनिल जी बिल्कुल क्लियर बात की थी कि 4 दिन बहुत भारी हैं
और स्टॉक्स के रेट तो वापस आएंगे नहीं, अब कितना टूट जाएंगे ये अपने ऊपर होता है। और प्रोटेक्टिव पुट्स, अनिल जी बार बार मैं ट्वीट भी करके बोल रहा था कि दिस इज अ गुड टाइम टू बाय पुट्स, बट अनिल जी अब लगता है कि इंडेक्स में एक बार जो ये 2 दिन का पैनिक है ना बहुत ज्यादा हो गया, रिवर्सल आएगा और उसमें कितना सस्टेनेबल आएगा, कहाँ तक आएगा, बट मुझे लगता नहीं, जो एक्सपायरी में जो कल होना था वो मंडे और आज मिला के काफी हद तक मुझे तो लगता हो गया जो आज का बॉटम बनना चाहिए अब एक्सपायरी तक तो टूटता नहीं लगता। तो आई थिंक दैट इज द व्यू। कोई स्प्रेड नहीं आनी चाहिए इतनी वॉलिटिलिटी में, इतने उसमें मतलब अभी, क्योंकि हर 15 मिनट में 50-50 100 पॉइंट की मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। बट ऑल आई कैन से कि जिसने अभी तक नहीं बेचा बिल्कुल मत बेचना, डिलीवरी के लिए रखें। वापस भाव आएंगे, टाइम जरूर लगेगा, जैसे आप कहते हैं कि सीढ़ियों से ऊपर जाएगा, लिफ्ट से नीचे आएगा, अब वापस धीरे धीरे करके सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। बट हैविंग सेड दैट, मिड कैप स्मॉल कैप का तो मैं मतलब लास्ट मंथ से ही जब आपसे कई बार मतलब वो हुआ था कि सीरियस मनी इज ऑलरेडी ऑफ द टेबल, वाटर अंडर द ब्रिज, वापस बहुत 10% एनर्जी स्टॉक्स के भाव वापस आएंगे या तेजी आएगी या कब आएगी या बहुत टाइम बाद आएगी कि प्राइस करेक्शन रहेगा, उसमें एनर्जी ऐसी कोई रिवर्सल नहीं लगती, क्योंकि उसको एग्जिट लेने के लिए एनर्जी बहुत फिर सेकुलर तेजी एक बननी पड़ेगी बहुत ज्यादा, तो वो नहीं लगता। बट इंडेक्स वाइज मुझे लगता है एनर्जी आज जो बॉटम बना वी आर ओवरडन, वी आर ओवरडन और ज़्यादा यहाँ से कमजोरी दिखती नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपायरी तक आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। हाँ, बढ़ने में वक्त लग सकता है, बात तो सही है। मार्केट ऊपर तो सीढ़ियों से जाता है, नीचे लिफ्ट से आता है ये। लेकिन आशीष सर जी आप सही बोल रहे हैं, ये कहावत मतलब या इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत है कि ऊपर सीढ़ियों से जाता है, नीचे लिफ्ट से आता है, ये नीचे ऊपर सीधा 21 फ्लोर से इसको धक्का दिया जाता है, नो सीढ़ियाँ डायरेक्ट, ये वाला कौन सा है? अनिल जी देखिए हर बार ये होता है कि लगता है कि इस बार वो लिफ्ट नहीं होगी, ये बार डिफरेंट है, इस बार बहुत बड़ी तेजी आई है, इस बार बड़ी डिफरेंट है, इस बार फंडामेंटल वाली है, इस बार लॉजिक वाली है, इस बार मतलब साइकोलॉजी डिफरेंट है, पार्टिसिपेशन डिफरेंट है। अनिल जी कुछ भी बने वो एक धक्का तो लगता ही लगता है। अनिल जी देखिए वहां नीचे तक इतना नहीं लेके जाएगा, लेकिन आज कोई कहीं धक्का नहीं थी। अब जिससे 4-5 दिन से बोल रहा था, मतलब कईयों को बोला अनिल जी के बिल्कुल निकल जाओ, तो मतलब अनिल जी जो अपने क्लोज लोग भी ना, नहीं आप तो ज्यादा जल्दी मंदी में आ जाते हो, कह देते हो। अब आज जब स्टॉक के भाव देखते हैं तो स्टॉक्स कह रहे हैं पहचान कौन, तो अनिल जी वो जो 3-3 महीने की तेजी है, 3-3 दिन में स्टॉक्स जब ये ऐसे हो जाए, तो अनिल जी टाइम की बात होती है, लगेगा तो सही झटका। अनिल जी इतनी इजी मनी बन जाए, सिंपल फिलॉसफी अनिल जी हर बार इतनी इजी मनी बन जाए और वो आप घर ना लेके जाओ, जो मैं बार बार कहता हूं, तो अनिल जी मतलब फिर मार्केट इज ए ग्रेट लेवलर। 4 महीनों की जो तेजी है वो 4 दिनों में 4 महीनों के लोएस्ट लेवल पर मिड कैप इंडेक्स आया है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ही मिड कैप इंडेक्स उतना जोर से घटा है और शेयरों के दाम तो उससे कहीं ज़्यादा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। आइए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आने की तैयारी में है, ब्रजेश हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं, वो दे रहे हैं आपको बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले जय ठक्कर तैयार कैश का ऑप्शन लेकर। बताएं जय, एक तो पहले क्या बताएं, क्या मैं आपको बताऊं पहले, आप बाद में बताइएगा। पहले तो सुबह सुबह वाले कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के लिए आपको बधाई, 19,300 का अगले हफ्ते की सीरीज वाला जो आपने ऑप्शन रिकमेंड किया, बहुत गजा। आई एम श्योर 170-195 के टारगेट आ चुके होंगे या बहुत बेहद करीब होंगे, राइट? बधाई स्वीकार करें, अपडेट दें। गुड आफ्टरनून अनिल जी, थैंक्स। एंड अनिल जी बिल्कुल टारगेट्स तो दोनों ही हासिल हो गए, इनफैक्ट उसके ऊपर भी लेवल्स जाते हुए देखने मिले, तो आई एम श्योर अच्छा प्रॉफिट हुआ रहेगा ट्रेडर्स को। और अब अनिल जी जो फ्रेश रिकमेंडेशन मेरा है वो है 19,300 का कॉल खरीदे 2 नवंबर की एक्सपायरी का, ये आपको 99 में मिलेगा, 99 पर खरीदे 19,300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 2 नवंबर की एक्सपायरी का। यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग टिल द लेवल्स ऑफ 19,250 19,300 तक देखने मिल सकती है, प्रोवाइडेड 19,100 के लेवल सॉर्ट आउट कर, तो अगर रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देखूं, इनफैक्ट निफ्टी भी थोड़ा कवर भी हो गया 30 पॉइंट, हालांकि वहाँ पे तो लगभग 50 पॉइंट की डाउन साइड रिस्क थी जब मैंने आइडेंटिफाई किया था, और उसके सामने लगभग 100-150 पॉइंट की तेजी थी, तो नो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में नजर आ रहा है। सो ओवरऑल ट्रेंड अनिल जी मैं कहूँगा नेगेटिव, ऐसा कोई रिवर्सल बढ़ा नहीं है डेटा पर ऑनेस्टली, बट देन इस ओवरसोल्ड हो चुका है, एंड ऐसे ओवरसोल्ड रीडिंग्स पर इस लेवल्स पर जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो, आई थिंक कीपिंग इन माइंड द रिस्क रिवॉर्ड एंड ओवरसोल्ड कंडीशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रॉम हियर ऑन द ट्रेडर्स के एक बार कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। 2 नवंबर का 19,300 कॉल इसीलिए रेकमेंड कर रहा हूँ। जो स्टॉप लॉस नीचे की तरफ रहेगा दैट कैन बी प्लेस्ड एट 57 टारगेट ऊपर में जो है that comes to 144 and 170, so 144 170 ये दो टारगेट्स के लिए 19,300 का कॉल खरीदे 2 नवंबर की एक्सपायरी पर।
ओके 19,300 का कॉल ऑप्शन खरीदे 57 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 144 और 170 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी और ये खरीदना है आपको करीबन 9900 रुपए के आसपास। वाह जय, तो आज मतलब दोनों तरफ की एक्शन में है, दोनों ट्रेड्स मजबूत बाजार में पुट ऑप्शन और आज कमजोर बाजार में दोपहर में कॉल ऑप्शन। गजब, बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल। दोनों तरफ के ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी आपके लिए जय की तरफ से आती हुई। आइए बढ़ते आगे और अब आ रही है आपके लिए बेहद इंटरेस्टिंग खबर। आशीष सर आप भी ध्यान से सुनिएगा, बाकी एक्सपर्ट भी। आमतौर पर प्री ओपनिंग सेशन में मजे मस्ती करने वाले उन लोगों के लिए बड़ी खास खबर है और स्पेशली आईपीओ की लिस्टिंग जो सुबह 9 से पौने 10 बजे तक प्री ओपनिंग सेशन चलता है, उसमें अनाप शनाप भाव जो डाले जाते हैं, बाद में ऑर्डर कैंसिल होते हैं, मॉडिफाई होते हैं, उसको लेकर बड़ा एक्शन होने की तैयारी में बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश। पूरी डिटेल से अगर ब्रजेश बताइए क्या डेवलपमेंट होने जा रहे हैं आईपीओ की लिस्टिंग की प्री ओपनिंग सेशन को लेकर। बिल्कुल, ये विचार किया जा रहा है कि जो लिस्टिंग और रीलिस्टिंग दोनों, आईपीओ की लिस्टिंग और कंपनी अगर कोई वापस रीलिस्ट होती है तो इन दोनों में भी जो भाव में गड़बड़ी करने की गुंजाइश होती है, इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए। तो उसके लिए ये सोचा जा रहा है कि 9:25 तक ही सौदों में बदलाव करने की या सौदे रद्द करने की छूट दी जाए। यानी जो सौदे 9 बजे से लेकर 9:20 के बीच में हुए हैं उन सौदों को ही रद्द किया जा सकता है और ये सिर्फ 9:25 तक ही रद्द किया जाए। और इसके बाद अगर सौदे डाले जाते हैं, इसके बाद अगर कोई रद्द करने की कोशिश करता है तो नहीं होगा, केवल सौदे डाले जा सकेंगे, यानी केवल खरीद के सौदे डाले जा सकेंगे। और बाकी जो नॉर्मल प्राइस डिस्कवरी का टाइम है 9:45 से 10 बजे तक, वो सब चलता रहेगा। तो एक ये बड़ा बदलाव है, ये टाइमिंग के बारे में सोचा जा रहा है कि इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। दूसरा जो एक बड़ा बदलाव ये सोचा जा रहा है कि जो रद्द किए गए सौदे हैं उनकी कितनी वॉल्यूम है, कितना पूरी उनकी मात्रा है, ये सारा और किस भाव पे रद्द किए गए हैं, ये सारा का सारा रियल टाइम पब्लिक कर दिया जाए। यानी आपको पता चलेगा कि जो ये सौदे डाले गए थे ऊंचे भाव पर या बहुत हाई वॉल्यूम के साथ, ये सारे के सारे अब रद्द किए जा रहे हैं। अभी ये तो दिख रहा है कि सौदे डाले गए हैं, लेकिन रद्द किए जा रहे हैं या वाकई में एक्सिक्यूट हो रहे हैं, ये चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती थी। तो इस पर विचार किया जा रहा है कि इसको पूरी तरह से पब्लिक कर दिया जाए और रियल टाइम बेसिस पर ये दिखने लगे ताकि ट्रांसपेरेंसी आ जाए। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि जो लोग गड़बड़ियां करते हैं उन पर नज़र रखने के लिए एक्सचेंज एक अलर्ट सिस्टम लाए। ये अलर्ट सिस्टम 4 पैरामीटर को देख करके लाया जाएगा। एक ये कि अगर किसी क्लाइंट ने सौदे डाले हैं तो क्वांटिटी के हिसाब से अगर उसने अपने ही डाले हुए 50% सौदे रद्द कर दिए तो सिस्टम अलर्ट जनरेट करेगा। दूसरा ये है कि अगर उसने जितने सौदे डाले, नंबर ऑफ कैंसिल्ड ऑर्डर जो है उसके जितने सौदे डाले उसमें 50% उसके ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर के हिसाब से अगर कैंसिल होते हैं तो सिस्टम एक अलर्ट जनरेट करेगा। तीसरा ये है कि कुल वॉल्यूम अगर किसी क्लाइंट ने डाला उसका 50% कैंसिल कर दे रहा है तो भी सिस्टम से अलर्ट जनरेट होगा। या अगर किसी ने अनरियलिस्टिक भाव पर जा कर के वो मॉडिफाई कर रहा है तो वहाँ से भी सिस्टम में अलर्ट जनरेट होगा। और एंड ऑफ द डे एक्सचेंज इसकी जानकारी सेबी को भी भेजेगा और खुद जवाब तलब करेगा ऐसे लोगों से कि उन्होंने इस तरह की चीज़ें क्योंकि मतलब एक सेंसिबल तरीके से की या कुछ गड़बड़ी करने के इरादे से की। मतलब आप कुल मिला के ये कह रहे हो कि प्री ओपनिंग सेशन में लिस्टिंग और रीलिस्टिंग के वक्त जो मस्ती चलती थी, शब्द इन्वर्टेड कोमा मस्ती, वो बंद हो जाएगी। बिल्कुल, इरादा यही है। और ये जो किया क्यों जा रहा है, इसका डेटा है। ऐसा नहीं कि मतलब थॉट में आया और एक डेटा थॉट में आया और कर दिया, ऐसा नहीं। डेटा है। एनएसई और बीएसई पे सबसे ज्यादा कैंसिलेशन ऑर्डर 9:20 से 9:45 के बीच में आते हैं। अच्छा, ओके। ऑर्डर की संख्या के लिहाज से अगर देखें तो 69%, 69% कैंसिलेशंस 9:20 से 9:45 के बीच में। वैल्यू के लिहाज से बीएसई पे 54%, एनएसई पे 60% सौदे 9:20 से 9:45 के बीच में रद्द हो रहे थे। अगर वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो बीएसई पे 55% और एनएसई पे 71% सौदे इसी दरमियान रद्द होते थे 9:20 से 9:45। पहले रद्द करना शुरू करेंगे वो तो, जैसे जैसे आप टाइम का कट ऑफ रखोगे उससे पहले कर लेंगे। और अगर आप बिना कट ऑफ के रखोगे तो लोग एक्चुअल सौदे ही डालेंगे। वो तो जहाँ मौका मिलता है तो लोग मस्ती करते हैं, वो वाली बात। मौका बेसिकली कम कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल, मौका भी कम कर रहे हैं। दूसरी एक बात ये सोच रही कि क्या इतना लंबा सेशन रखने ये भी जरूरत है क्या? जरूरत है क्या? 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, मतलब 9:45 तक आप रखें, इतना 45 मिनट। एक बार आशीष सर से राय लेते हैं, जरूरत भी है क्या? आशीष सर क्या कहना है आपका?
अनिल जी देखिए, ये जो चेंजेस आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो आपने लास्ट बात बोली ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इतना लंबा टाइम अनिल जी देने की क्या लॉजिक है, क्या जरूरत है, इतना रिक्वायर्ड ही नहीं है। सो अनिल जी अगर ये एड्रेस हो जाएगा तो ये डल के बाद रॉन्ग फिगर, मतलब इन्फ्लेटेड फिगर जाना और उसके बाद हटाना, ये सब इतने लंबे टाइम का प्रोसेस देने की जरूरत नहीं है। सो मतलब मुझे ऐसा कोई लॉजिक रीजन प्रैक्टिकल बेसिस पे, ऑपरेशनल बेसिस पे नहीं समझ आता कि इतना लंबा टाइम क्यों देना है। अनिल जी यही काम हो जाएगा तो काफी हद तक ऑटोमेटिकली ये चीज एड्रेस हो जाएगी। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए बड़े डेवलपमेंट होने की तैयारी में। कई बार आपने ये बात ये हमने कई बार हो रहा है कि जब प्री ओपन में रेट ये सही रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, इसका अनदर मैकेनिज्म होना चाहिए, फ्यूचर्स का भी अलाउ करना चाहिए, आपने कई बार ये बात। इसीलिए हम प्री ओपनिंग सेशन टच करते निकल जाते थे, मैं बात करूँ वो रेट्स का कोई फायदा ही नहीं है जो डेली बेसिस पे। और इसलिए मैं एक और चीज़ मैं ये कहता हूँ कि जो स्टॉक फ्यूचर्स है और जो इंडेक्स फ्यूचर्स हैं उनमें भी प्री ओपनिंग सेशन शुरू होना चाहिए, तब आपकी प्राइस डिस्कवरी सही होगी। अभी क्या होता है, कैश मार्केट के लेवल से आपकी प्राइस डिस्कवरी होती है, कैश के लेवल सही तस्वीर दिखाते नहीं है। सुबह सुबह प्री ओपनिंग सेशन में कैश में वॉल्यूम हार्डली होता है, एक लॉट में जितना वॉल्यूम होता है उतना 10 ट्रेडर मिलकर कैश में नहीं करते होंगे। तो सही प्राइस डिस्कवरी फ्यूचर्स की होती है। तो प्री ओपनिंग सेशन जो 9 से 9-8 का अगर वो फ्यूचर्स में भी शुरू हो जाए, एक्सचेंजेस के लिए भी फायदा, उनका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, प्री ओपनिंग से शुरू हो जाएगा। और बाकी लोगों के लिए भी अच्छा है कि उन्हें प्री ओपनिंग सेशन में अपना एंट्री एग्जिट करने का प्लान मिलेगा। और एक्सचेंजेस को एक आइडिया और भी देता हूँ, पोस्ट क्लोजिंग सेशन भी एक शुरू होना चाहिए 10 मिनट बाद, पहले होता ही था, तो 3:40 पे भी कर दो, तो क्लोजिंग प्राइस पे जिसको अपना सौदा कम ज़्यादा करना है वो भी डाल दें। तो आई थिंक देयर आर सो मेनी वेज एंड मीन्स जहाँ आप मदद कर सकते हैं। एनीवे देखते हैं जहाँ जब भी जो भी आगे फ्यूचर में होगा देखा जाएगा। आइए इस बीच चलते हैं आगे। नितिन जी हमारे साथ फोन लाइन पर तैयार है, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। स्वागत है आपका नितिन जी, बताएं सर कौन सी स्ट्रेटेजी आज? जनील जी यहाँ पे 19,150 की पुट ऑप्शन लेंगे जो आपको 60 के आसपास मिलेगी। 19,150 की पुट ऑप्शन एट द मनी पुट ऑप्शन हो गई, जिसका स्टॉप लॉस रखेंगे 25 रुपए का, और आप 60 के आसपास ले रहे हैं तो फर्स्ट टारगेट होगा 90 और उसके ऊपर निकलती है तो होंगे करीब करीब 100-105 के टारगेट होंगे। डेटा ओवरऑल नेगेटिव है, हम बाउंस देख रहे हैं, अभी 2 से बाउंस आया है और ऊपर 19,200 के आसपास दोबारा से रेसिस्टेंस फेस कर सकती है मार्केट। अभी 19,160 के आसपास स्पॉट लेवल है, तो 40 पॉइंट ऊपर रेसिस्टेंस है। तो हम बाउंस पे पुट ऑप्शन ले रहे हैं 19,150 की 60 की रेंज में, जिसका स्टॉप लॉस बनेगा 25, टारगेट बनेंगे 90 से 105 की। तो यह है आपके लिए निफ्टी 19,150 की पुट खरीदने की राय नितिन जी की तरफ से। बैंक निफ्टी पर भी कोई व्यू सर? नहीं सर, स्ट्रेटजी एक ही होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ये काफी सेलिंग आई है, फिर बाउंस भी हो रहा है, तो ट्रेड के ख्याल से निफ्टी की ही ट्रेड लेंगे पुट ऑप्शन में। चलिए निफ्टी की ट्रेड लेंगे पुट ऑप्शन में, यह है आपके लिए नितिन जी की राय। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कॉल्स शेयर करने के लिए। बाजार में भी आप देख ही रहे हैं बिकवाली का प्रेशर बना हुआ है। कुछ स्टॉक्स हैं जो नीचे से संभलने की कोशिश कर रहे हैं। कोलगेट पर थोड़ा सपोर्ट आया है इस समय, इस पर रखिए नज़र। पीवीआर नीचे से संभल रहा है, इन्फो एज पर भी नीचे से आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिखेगा इस समय, नजर रखिए। ये सारे काउंटर्स एक्शन में आ रहे हैं, बट गिरावट हुई है। वीकनेस आपको श्रीराम फाइनेंस में आती हुई दिख रही है, 3.5% का कट। भारत फोर्ज में आज आपको 3% का कट दिख रहा है, और गोदरेज प्रॉपर्टीज भी काफी नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। सुमित जी भी हमारे साथ तैयार है। सुमित जी गुड आफ्टरनून सर। एक बार भारत फोर्ज से करते हैं शुरुआत, एक बार इसका चार्ट देखें, कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, डेज लो पर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। यस, कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है और पिछले 5 दिनों से 6 दिनों से कंटिन्यूसली ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है। भारत फोर्ज में लग रहा है कि थोड़ा दबाव अभी यहाँ पे और देखने को मिल सकता है। इसने सपोर्ट तोड़े हैं 1040 के नीचे, ये सस्टेन कर रहा है। नीचे में भी इमीडिएट टारगेट 1000 रुपए तक के लेवल भारत फोर्ज में देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में 1035 1040 का लेवल टूटने पे इसमें वापस से तेजी देखने को मिलेगी। जब तक ये लेवल ऊपर में टूटते नहीं है तब तक थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, और 1000 रुपए तक के लेवल नीचे में भारत फोर्ज में देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए भारत फोर्ज, डेज लो पर ये काउंटर ट्रेड करते हुए आपको दिख भी रहा है। वीकनेस इस पर आई भी है। टाटा कम्युनिकेशन ये दूसरे दिन आपको फिसलते हुए दिख रहा है, थोड़ी वीकनेस इसमें भी ज़्यादा बढ़ रही है, इसको भी अपने रेडार पर रखें। श्रीराम फाइनेंस ये एक और काउंटर है जहां पर आपको इस समय गिरावट का प्रेशर आते हुए दिख रहा है। टॉप लूजर इनफैक्ट वायदा कारोबार में इस समय श्रीराम फाइनेंस ही दिखेगा। एक बार बंसल जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनसे भी चार्ट व्यू। बंसल जी गुड आफ्टरनून सर। श्रीराम फाइनेंस जरा देखें चार्ट को, राय दें 1800 के लेवल पर इस समय। सर ऑडियो म्यूट है बंसल जी आपका। सॉरी दीपांशु यहाँ 1810 1815 एक सपोर्ट है, नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, 1811 के अराउंड चल रहा है।
अगर 1810 के नीचे निकलता है, ये लेवल्स टूटते हैं, तब ये एक परफेक्ट शॉर्टिंग का कैंडिडेट बनेगा। तो जिनके पास है 1810 के स्तरों पर नजर रखें, ये लेवल्स टूटते हैं तो लॉन्ग में से निकले, और नीचे सस्टेन करता है तो शॉर्टिंग की राय होगी श्रीराम फाइनेंस में। ओके, ये है आपके लिए श्रीराम फाइनेंशियल, जहां पर आपको रखनी है नज़र। कमजोरी इस पर आपको बनती हुई दिख भी रही है। वीकनेस आपको आती हुई दिख रही है केमिकल स्टॉक्स में। पीआई इंडस्ट्रीज देखिए, ये आपको काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है। इंश्योरेंस के लिए अभी आज खराब दिन है। एसबीआई लाइफ पर आपको एक कट इस समय आते हुए दिख रहा है। कुणाल जी, एसबीआई लाइफ का चार्ट देखें, वैसे तो अक्रॉस द बोर्ड इंश्योरेंस में आज कमजोरी आई है सर। देखिए दीपांशु, कमजोर चार्ट है एसबीआई लाइफ में। मैं अभी चार्ट देख ही रहा था, एक रेजिस्टेंस है 1380 के आसपास, और हमने देखा उन्हीं लेवल से टकराकर स्टॉक वापस नीचे आ गया है। मुझे लगता है कि एक दायरे में स्टॉक सेटल हो जाएगा। दायरा जो देखिए 1260-65 से लेकर के 1380 का दायरा है, तो मुझे लगता है इन स्तरों पर कुछ ट्रेड नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा डबल टॉप पैटर्न भी इंट्राडे चार्ट्स पर बना हुआ है, तो हो सकता है स्टॉक और थोड़ा नीचे आए। 1280-85 के आसपास मिलता है तो उस स्तरों पर खरीदारी की राय होगी। फिलहाल वेट एंड वॉच कर, वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी, बट रखिए नज़र। एसबीआई लाइफ कमजोरी है। फाइनेंशियल्स में भी आपको वीकनेस इस समय बनती हुई दिख रही है। 250 पॉइंट का कट अब बैंक निफ्टी पर आपको होते हुए दिखेगा। आइए पहले एक बार बैंक्स और आईटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों नतीजों के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईटी यहाँ पर है फोकस। टेक महिंद्रा के नंबर्स आने वाले हैं। कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए क्या है बाजार का अनुमान। कुशल, बताइए कैसे रहेंगे इनके नंबर्स। बिल्कुल दीप, आप देखिए नंबर्स के लिहाज से तो थोड़ा सा कमजोरी का रुझान दिख रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर टेक महिंद्रा के करीबन 0.8% गिरकर डॉलर आए, ऑलमोस्ट 158.8 करोड़ पर रह सकती है। साथ ही कामकाजी मुनाफा भी 10% गिरकर 800 करोड़, मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट्स घटकर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 6.1%, मुनाफा 6% घटकर 650 करोड़ पर हम अनुमान लगा रहे हैं। सीएमई वर्टिकल्स में कमजोरी के कारण आय पर थोड़ा सा दबाव रह सकता है। साथ ही बीएफएसआई और हाईटेक जो इनके वर्टिकल्स हैं उसको लेकर कंपनी क्या कमेंट्री करती है, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और नए स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स की कंपनी पर क्या आउटलुक है, क्या थॉट प्रोसेस है, ये देखना काफ़ी अहम होगा, क्योंकि स्पेसिफिकली कंपनी जो है 5G पर बड़ा इनका फोकस है आगे चलकर, तो उसको लेकर कंपनी की क्या तैयारी है ये हमें देखना है। तो लार्जली नंबर्स के लिहाज से तो ऑफकोर्स थोड़ा सा धीमापन देखने को मिल सकता है, पर कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। कमेंट्री पर सबकी नजर रहने वाली है। टेक महिंद्रा देखते हैं लास्ट ऑफ द लार्ज कैप आईटी नंबर्स जो आने बाकी हैं। जय, एक बार जरा चार्ट्स पर भी राय देते हैं। टेक महिंद्रा के 1150 का लेवल आज बाजार की गिरावट में ये एटलीस्ट पार्ट नहीं ले रहा है, फ्लैट है। बिल्कुल दीप, तो सही बात है, बट इसका सपोर्ट 1130 के आसपास है दीप, तो वहां पे आता है तो आई थिंक वहां पे थोड़ा संभल सकता है। इनफैक्ट इसने अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल 1180-85 के जो लेवल से वो ब्रेक किए, तो आई थिंक ओनली अबाउट 1183-85 आपको टेक महिंद्रा में एक रिवर्सल देखने मिलेगा। अदरवाइज ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज टू नेगेटिव रहेगा, ना ज्यादा अपसाइड ना ज्यादा डाउनसाइड, बिकॉज सपोर्ट है इसका 1130। सो 1130-1180 की रेंज हो सकती है आने वाले कुछ दिनों के लिए। है आपके लिए टेक महिंद्रा पर राय जय की तरफ से। नतीजे आएंगे आज बाजार बंद होने के बाद। आइए सेठी साहब का किया जाए स्वागत। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है आपका सेठी साहब, बताएं सर क्या है इरादा। 1, 2 नोटा। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आपने तो एक ही आज एक्सपेक्ट किया होगा, लेकिन मैं 2 देने जा रहा हूँ। मैं तो आज एक्सपेक्ट ही नहीं किया। आज कल मैंने उम्मीदें छोड़ दी है लोगों से एक्चुअली। क्या है, फिर भी आप तो मतलब उम्मीद से बेहतर कर रहे हैं। एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद से बेहतर कर रहे हैं। एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस। हमारे जब है ना वो हमारे ये अप्रेजल होता है ना सेठी साहब, तो उसमें हमारे ऐसे 0 से 5 की रेटिंग होती है, और 5 की रेटिंग उसको मिलती है जो मच अबोव एक्सपेक्टेशन, एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन। तो आप उसमें आ रहे हैं आजकल 5। तो बधाई हो आपको सर जी। बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, आज 2 स्टॉक देने जा रहा हूँ कैश मार्केट के। मुझे लगता है देखिए पिछले 2 दिनों में, मतलब सोमवार को एक भारी गिरावट हमने देखी, और आज भी जिस तरह की गिरावट आई वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा गिरे हैं बाजार। तो एक कैपिचुलेशन जैसी स्क्रीन दिख रही है, जब कोई भी रिटेल निवेशक है वो बस अपनी पोजीशन या अपने स्टॉक्स बेच के जाना चाह रहा है। तो मुझे लगता है एक बिल्कुल अब खरीदारी के लिए तैयार हो रहा है बाजार, और यहाँ पे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स जिनमें मतलब 2 क्राइटेरिया यही है कि डाउन साइड एक प्रोटेक्टेड हुए, तो मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए। तो जो अनिल जी आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है रेलिगेयर एंटरप्राइजेज, जो अभी 228 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है।
पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 245 के, स्टॉप लॉस रखना 220 रुपए का। आज इसको पिक करने के पीछे दो कारण है। एक तो अनिल जी ये जो कंपनी है स्टॉक ब्रोकिंग का एक बड़ा कारोबार है, और हमने देखा जो इस तिमाही में स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज के जो नतीजे हैं, जैसे एंजल वन या आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईआईएफएल सिक्योरिटीज, 5 पैसा, बहुत ही तोड़फोड़ नतीजे आए हैं। इस कंपनी के नतीजे आने बाकी है, मुझे लगता है बहुत अच्छे नतीजे रहेंगे। तो एक तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा, और दूसरा इस स्टॉक में एक ओपन ऑफर खुलने जा रहा है। जो डाबर वाले बर्मन्स है उनकी तरफ से एडिशनल 26% हिस्सेदारी वो खरीदेंगे ओपन मार्केट से, और उसका प्राइस 235 रुपया तय हुआ है। उसके नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो एक डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है इस तरह के बाजार में, वो भी एक कॉन्फिडेंस देता है। और बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स में एक जबरदस्त बदलाव हुआ है रिसेंटली। एक तो नया मैनेजमेंट, सिंह बंधुओं के जाने के बाद नया प्रोमोटर, नया मैनेजमेंट आया, और अगर ये डाबर के बर्मन्स का ये ओपन ऑफर सक्सेसफुल होता है तो वो इसके प्रोमोटर हो जाएंगे। उनकी हिस्सेदारी बढ़ के 53-54% के करीब हो जाएगी। बाकी इस कंपनी ने एक वन टाइम सेटलमेंट किया अप्रैल के महीने में, अराउंड 9,000 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लस जो भी उनका कंसोर्शियम था लेंडर्स का, उसको पेमेंट करे। तो एक आरबीआई का जो करेक्टिव एक्शन प्लान इन पे लागू होया हुआ है वो हट जाना चाहिए, तो दैट वुड बी प्रीटी पॉजिटिव। फिर मुझे लगता है आने वाले दिनों में वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। एक तो इनका जो केयर हेल्थ इंश्योरेंस का कारोबार है उसको सेल कर सकते हैं कंपनी, तो वो एक वैल्यू अनलॉकिंग दिख रही है। दूसरा रेलिगेयर स्टॉक ब्रोकिंग का भी आईपीओ जल्दी आना चाहिए, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा। परफॉर्मेंस में अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है, फंडामेंटल्स में जबरदस्त बदलाव हुआ है, तो ये खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 245, स्टॉप लॉस ऑफ 220। ओके, 220 के स्टॉप लॉस के साथ रेलिगेयर खरीदें 245 के लक्ष्य के लिए। राय सेठी साहब की। सेठी साहब बताएं सर, आज का दूसरा शेयर। नहीं जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है एक टेक्सटाइल स्टॉक है, एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, कई बार नीचे लेवल्स पे भी रिकमेंड किया हुआ है, सियाराम सिल्क मिल्स, और जी बिजनेस पे भी ये कई सेगमेंट में नीचे लेवल्स पे रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है। 517 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 545 के, स्टॉप लॉस रखना है 505 रुपए का। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है फ्रॉम द टेक्सटाइल स्पेस, जो कि फैब्रिक्स और रेडीमेड गारमेंट्स दोनों ही बनाती है, और ये पोद्दार ग्रुप की कंपनी है, जो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज वाले पोद्दार हैं उनकी ग्रुप कंपनी है। कंपनी के अच्छा एडवर्टाइजिंग है, मतलब अच्छे ब्रांड एम्बेसडर्स है, रणवीर सिंह इनके ब्रांड को इंडोर्स करते हैं। बाकी कंपनी जितने इंटरनेशनल पॉपुलर ब्रांड्स हैं, जैसे मार्क्स एंड स्पेंसर है, नेक्स्ट है, टारगेट है, सीके, इन सबको ये कंपनी कैटर करती है। और इनके खुद के ब्रांड्स भी काफी पॉपुलर है, जैसे सियाराम है, ऑक्समबर्ग, जे हेम्स्टेड, ये सब इनके ब्रांड्स है। और रूरल इंडिया में कंपनी का पूरा फोकस है, काफी स्ट्रांग है रूरल इंडिया में। और इस बार जो वेडिंग सीजन है वो भी अच्छा अब शुरू होने जा रहा है, अच्छा वेडिंग सीजन रहेगा, तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक पे दिखना चाहिए। फिर इनका एक होम फर्निशिंग्स का भी सेगमेंट है, कासा मोडा नाम है, जहाँ पे 1000 से ज्यादा इनके रिटेल आउटलेट्स है। बाकी हम टेक्सटाइल स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देख रहे थे, ये 2 दिन की गिरावट में ये स्टॉक भी इन लाइन विद अदर कंपनीज, अदर स्टॉक्स गिरा है, बट एक अच्छा मौका है खरीदारी करने का। और ऐसे भी है अटकलें कि जल्दी ही ये यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो सकता है, तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा इस स्टॉक पे। एफआईएसडीआईज भी बुलिश रखते हैं, बाजार के कई अच्छे रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड है, तो खरीदारी करने की सलाह सियाराम सिल्क मिल्स फॉर अ टारगेट ऑफ 545, स्टॉप लॉस ऑफ 505। ओके, तो 545 का टारगेट सियाराम सिल्क मिल्स, 245 का टारगेट रेलिगेयर एंटरप्राइजेस। 2 कॉल्स आती हुई सेठी साहब की तरफ से यहां पर रखनी है आपको नजर। आइए लेते हैं अनिल जी से भी उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी, समझते हैं चल क्या रहा है बाजार में। बात करते करते डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव हो गया अनिल जी। नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको 100 पॉइंट की गिरावट है, बट इसकी वजह है कि अल्फाबेट के नंबर जो कल पोस्ट मार्केट आए वो काफ़ी ख़राब थे उनके क्लाउड बिजनेस में, तो पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में 6% नीचे अल्फाबेट का शेयर था, हालांकि माइक्रोसॉफ्ट 3% ऊपर था। तो देखते हैं किस पर ज़्यादा रिएक्ट करेगा। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में ज़्यादा फर्क नहीं है, 4.8% आज सुबह थे, 4.84% है इस समय। डॉलर इंडेक्स ठीक है सर, कच्चा तेल ठीक है इस समय, और बाकी यूरोप के बाजार में आपको ठीक ठाक एक्शन है, कुछ ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। एशिया तो आपको ज़्यादातर पॉजिटिव ही दिखा था, हम भी ऑफकोर्स डेज लो पर हैं इस समय। तो क्या करना है सर, हम थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं बाकी ग्लोबल मार्केट्स को। दीप देखिए, अपने तो शांति रखना है कल 3:30 बजे तक, राइट। उसके बाद देखेंगे, डायरेक्शनल कॉल तब लेंगे।
अभी देखिए सिंपल सी चीज़ है, अगला जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है 18,975 19,025। राइट। जो मैंने कहा था कि 19,225 के नीचे कोई ढंगनांग का सपोर्ट ही नहीं है। बिल्कुल। 200 पॉइंट का खुला मैदान है और आपने देखा 19,200 के बाद 250 पॉइंट करीबन 250 पॉइंट ऐसा वन नॉन स्टॉप फिसला, इससे कोई ब्रेक ही नहीं है। ब्रेक फेल हो गया ना, वैसे गाड़ी कैसे चलती वैसा, मतलब बिल्कुल जोर से गिरा था। और ये भी 43,000 के नीचे 42,800 तक नॉन स्टॉप तुरंत ही मिनटों में आ गया बैंक निफ्टी। सो आई थिंक न आपके पास में बहुत खरीदने की इच्छा और जगह है, न बेचने के लेवल है, तो शांति बनाए रखें, अपने आप की हेजिंग रखें, पोजीशन कम रखें। डेटा मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। निफ्टी 19,000 सवा करोड़ शेयर हैं पुट में, उसके नीचे आसानी से जाएगा नहीं, तो यहाँ से इमीडिएटली आपके रेस 125-150 पॉइंट से ज़्यादा की और नहीं है। 19,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 18,950 जो मैंने आपको लेवल बताया भी दीप, 77 ट्रेडिंग सेशन से आप उसके ऊपर बंद हो रहे हैं, तो आप अपने दूसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 18,800 19,000 की रेंज में अगर निफ्टी पहुँचता है तो आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ जानी चाहिए। 25% की हम बोल ही चुके हैं, 19,250 19,350। अगर किसी ने सोमवार को नहीं डाली तो आज वो एक इंस्टॉलमेंट अपनी इन्वेस्ट कर सकता है। 18,820 19,000 की रेंज में आएगा तो वहाँ पे आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट जानी चाहिए। तो ये आपके लिए निफ्टी पर सपोर्ट है। ऊपर कितना जा सकते हैं? 19,200 पार करना आप चुनौती होगी आपके लिए, और 19,200 को पार करके निकले और वो भी 3 बजे तक, वहाँ 1.25 करोड़ शेयर है, तो आप 19,300 तक जा सकते हैं। 19,300 अब पार नहीं हुआ क्योंकि 1.5 करोड़ शेयरों का बड़ा ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर्स में खड़ा है। तो 19,200 से 19,300 की रेंज में भरपूर सप्लाई है, वहाँ पर आने पर आपको पोजीशन हल्की करनी है। अब आइए बैंक निफ्टी 42,800 के आसपास आप ट्रेड कर रहे हैं, डे लो के आसपास है। 42,800 तोड़ने के बाद आपके लिए इमीडिएट जो सपोर्ट नीचे की तरफ आता है वो 42,500 की तरफ आता है। उससे पहले ढंगनांग का सपोर्ट है नहीं, तो 42,500 से 42,600 की रेंज में जाकर आप रुकेंगे, वहाँ पर है। और ऊपर की तरफ 43,000 पार करना मुश्किल होगा, 41 लाख शेयर वहाँ पर है। 43,200 आगे ऊपर की तरफ अच्छी खासी रुकावट के लेवल है। सो पोजिशन शॉर्ट साइड पर काफ़ी बनी है, नो डाउट। निफ्टी बैंक निफ्टी ओवर सोल्ड है, 0.66 निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है, 0.55 बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है। लेकिन ये इंट्राडे के क्लोजिंग बेसिस पे देखते हैं, और आज भी जो कल आपको ओवर सोल्ड पुट कॉल रेशियो मिला था उससे एक रिकवरी सुबह मिली, 2 मिली, तीसरी में आप है हो गए। तो इसलिए हम कह रहे थे कि एक ही बार में आप पार नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से तेज गिरावट हुई है तो पहला उछाल जब भी आता है उसमें बिकवाली होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, वो आपने देखा एकदम परफेक्ट मार्केट। जैसा तेजी के मार्केट में पहले फॉल में खरीदते हैं लोग, वैसे मंदी का कमजोरी का बाजार जब होता है पहले उछाल पे बिकवाली करते हैं। तो अभी बेस बनाकर भागने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो इन लेवल्स के आसपास एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हो, खरीदने और बेचने वाले दोनों एग्रेसिवली करें तो बेस बनेगा, या फिर मंथली एक्सपायरी निकल जाने दे, पोजीशन हल्की हो जाए, और उसके बाद जब हम शुक्रवार को नई सीरीज की शुरुआत करेंगे हल्के नोट पर, तब आपके लिए ऊपर जाने का स्कोप थोड़ा सा बनेगा। तो अब से लेकर कल लगभग यही टाइम तक प्लस 1 घंटा 3:30 बजे तक, है ना, 25 घंटे आपको निकालने। वो कहता है ये पेशेंट अगर 25 घंटे जिंदे रह गया तो खतरे के बाहर है, मतलब 25 घंटे तक आपकी पोजीशन बची रहेगी तो आप काफ़ी हद तक खतरे से बाहर निकल जाएंगे। फिर धीरे धीरे आपकी फिजियोथेरेपी होगी, फिर धीरे धीरे आपकी रिहैब होगी, फिर आप उठ के बैठेंगे, खड़े होंगे, चलना शुरू करेंगे, भागना, धीरे धीरे वक्त के साथ सब हो जाएगा। 25 घंटे निकाली, 25 घंटे निकाले। ऐसे दुआ की ज़्यादा ज़रूरत है या फिर देखो 3 चीज़ों की जरूरत है, डॉक्टर की दवा, ऊपर वाले की दया, और आपकी दुआ दवा दया, तीनों चाहिए। ये तीनों। हाँ, जब तबीयत ज़्यादा खराब हो तो तीनों की एक साथ जरूरत पड़ती है। बता दूँ वापस, याद रखेंगे, ऊपर वाले की दया उसकी चाहिए, ठीक है, भगवान की, ठीक है, दुआ दोस्त लोगों की, सहकर्मियों की, फिर परिवारों की, और दवा डॉक्टर की। अगर तीनों का कॉम्बिनेशन है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कोई चौथी चीज अगर आपको लगता चाहिए तो कुणाल जी बता सकते हैं। कुणाल जी? हाँ, कुणाल जी के लिए इन 3 के साथ अगर चाय मिल जाए कुणाल जी दवा के साथ चाय लेते हैं, बाकी बंसल जी का बंसल जी जाने, दवा के साथ भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। तो कुणाल जी दवा के साथ चाय मिल जाए तो आपका काम हो जाए। अनिल जी चाय तो है ही अनिल जी, साथ में एक और चीज है अनिल जी, दवा दुआ दया की तो आपने बात की अनिल जी, दूरी भी चाहिए अनिल जी। कुछ ऐसे लोग हैं जो अगर आसपास हो जाए तो अनिल जी बाजार का बंटाधार, कुछ लोगों से दूरी रखनी बहुत जरूरी है अनिल जी, ये भी समझिए अनिल जी। जी ओके, बंसल जी भी कुछ अपनी विशेष टिप्पणी देना चाहे। जी बंसल जी। अरे अनिल जी, कुणाल जी का दिन है, सुबह भी आपने बोला कि वो मेरी ऑब्जेक्शन आपने ओवररूल कर दी, और अभी आपने बोला दोस्त होने चाहिए और डॉक्टर भी होना चाहिए। तो अनिल जी, कुणाल जी का तो दोस्त भी ऐसा है जो दवा दे सकता है, तो कुणाल जी तो अनिल जी विनर हैं इस गिरते बाजार में भी। देखो ये तो अपने देखो
मतलब आपके सिबलिंग्स कौन होंगे, आपके पेरेंट्स कौन होंगे, भाई बहन कौन होगा, तो आप चूज़ नहीं कर सकते। करेक्ट सर। लेकिन दोस्त तो आप अपनी मर्जी से चूज़ करते हो। बंसल जी मस्ट लर्न फ्रॉम कुणाल जी। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक दोस्त ऐसा है जो दवा दे सकता है, दूसरा दोस्त ऐसा है जो दबा सकता है। तो अनिल जी बीच में फंसा हुआ हूँ मैं अनिल जी। लेकिन मैं एक सुबह से कुणाल जी का मैं फेवर बहुत कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ की तारीफ मैं करूँगा बंसल जी की। जितना अच्छा दोस्त बंसल जी ने चुना है कुणाल जी के रूप में, आई डोंट नो कुणाल जी ने उतना अच्छा चुना है कि नहीं चुना है। तो बंसल जी आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और इसे आप कॉम्प्लीमेंट की तरह ही लें। तो चलिए, ये है दवा दुआर दस दया का असर होता रहेगा, चलता रहेगा। बढ़ते आगे और इंडस टावर्स नतीजे आज पेश करने वाला है। कुशल हमारे साथ है तैयार बताने के लिए नतीजों का अनुमान। कुशल बताइए। नंबर्स अच्छे ही रहने का अनुमान है सर। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रंट पर क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो करीबन 2% की बढ़त, 7,200 करोड़ पर कंपनी अपनी आय दर्ज कर सकती है। एबिटा लेवल पर 3580 करोड़ हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं, 1.9% की बढ़त। मार्जिन स्टेबल रहेंगे 49.7% और मुनाफा 1450 करोड़ पर कंपनी दर्ज कर सकती है। लगभग 7-7.5% की ग्रोथ है। टेनेंट्स और साथ ही रेंटल रेट यहाँ पर तिमाही आधार पर करीबन 1% की बढ़त एक्सपेक्टेड है और इस तिमाही में 2000 से ज़्यादा टावर्स जुड़ने की भी उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। ऑफकोर्स यही देखना है कि इंडस टावर किस तरह की प्रोविजनिंग अगर वो लेता भी है बिकॉज ऑफ वोडाफोन आइडिया, वो करता है या नहीं। साथ ही मार्जिन्स को लेकर आगे चलकर किस तरह का आउटलुक है, ये भी देखना इनके नतीजों में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड ऑफकोर्स 5G रोल आउट्स जो हो रहे हैं आगे चलकर अन्य कंपनियों द्वारा भी, उसको लेकर कंपनी की क्या तैयारी है, किस तरह से आगे इनका कैपेक्स प्लान है, ये भी फोकस में होगा इनकी कमेंट्री में। ओके, ये है आपके लिए इंडस टावर्स, यहाँ पर आपको रखनी है नजर। आइए SBI सिक्योरिटीज से सनी अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं शो में। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। कोई राय रखते हैं सर इंडस टावर में, या वैसे या ज़्यादा यूजुअली डिस्कस नहीं होता है अकाउंटेंट, कभी कभी चार्ट्स पर आ जाता है, बट कोई व्यू इस पर? Yeah, good afternoon. Definitely one of the largest tower company है इंडिया की। और इन टर्म्स ऑफ अर्निंग हमें सबको पता है कि क्वार्टरली 1400 से 1500 करोड़ का बॉटम लाइन बनाती है कंपनी। एनुअलाइज 5000 करोड़ की बॉटम लाइन बनाती है। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो आई थिंक करंट मार्केट प्राइस से 47-48,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 10 के पीई पे मिल रही है। मुझे लगता है कि सिर्फ जो वोडाफोन का जो इश्यू है, जो बकाया है 5 से 6,000 करोड़ का, उसी के चलते ये स्टॉक में कहीं ना कहीं एक अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला है। अगर कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया की जो फंडिंग की जो बात चल रही है, अगर वो फ्रुक्टिफाई हो जाती है, ग्रेजुअली फंडिंग आ जाता है वोडाफोन में, और उसी के चलते इंडस टावर का जो बकाया है वो अगर इंडस टावर को मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि आइडियली द फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज 230-250 रुपीज है इंडस टावर का। वोडाफोन का अगर जो इश्यू है वो क्लियर हो जाता है तो डेफिनेटली एक बड़ा रीरेटिंग हमें इंडस टावर में देखने मिलेगा। ओके, ये है आपके लिए इस समय इंडस टावर्स पर राय। देखते हैं कैसे नंबर्स आते हैं इसके, और स्टॉक में भी अगर कोई जान आती है यानी नंबर्स के बाद। थोड़ा एक्शन और आपको कुछ काउंटर्स में आते हुए दिख रहा है इस समय, इस पर भी नजर डालते हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जो होल्ड आउट कर रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन, इस पर आज आपको एक ठीक ठाक मूव दिख रही है, करीब 2.5% ऊपर इंटरग्लोब एविएशन अभी ट्रेड भी कर रहा है। कुणाल जी जरा देखें मार्केट मूव का, इस पर हार्डली कोई इंपैक्ट आया आज सर, 2.25% ऊपर इस समय। देखिए अच्छा चार्ट बना है दीपांशु। अगर आप इंट्राडे का चार्ट देखें तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है जिसको बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न कहते हैं। ये डेली चार्ट पर विकसित होता दिख रहा है। अगर आज की बंदी ठीक आ जाए और अगर ये स्टॉक जो है 2450 2460 के आसपास बंद हो जाए तो मुझे लगता है कि 3-4 दिन की एक तेजी बन सकती है, जिसमें आपको वापस से 2600 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में आज के क्लोज का इंतजार करते हैं। अगर थोड़ा पॉजिटिव क्लोज हो तो इन स्तरों पर खरीदारी की राय। ओके, तो ये है आपके लिए इंडिगो में खरीदारी करने की राय। स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आइए जय है तैयार एक और अपने कॉल के साथ, जय का जैकपॉट। जय जी बताइए जी। अरे जी, कल का जो मार्केट था, आई मीन मंडे का, डेफिनेटली उसमें बहुत ही सेलिंग प्रेशर था, आज भी रहा। ये 2 दिन के सेलिंग प्रेशर में एक स्टॉक ऐसा है जी जिसमें क्लियर कट लॉन्ग बिल्डअप देखने मिला है, वो है इप्का लैब्स। इसका नवंबर फ्यूचर खरीदने की मेरी सलाह है। 994 995 ये रेंज में ट्रेड कर रहा है जी। इसका एक स्टॉप लॉस लगा है 975 का। 975 के स्टॉप लॉस के साथ नवंबर सीरीज का इप्का लैब फ्यूचर खरीद कर चले। इसमें जी स्ट्रेट वेव
टारगेट्स ऊपर में नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट ऊपर में 1035 तक कोई मेजर हर्डल मुझे नहीं नजर आ रहा, तो 1035 इसका पहला टारगेट रहेगा, 1055 ये दूसरा टारगेट रहेगा। सो 1035 1055 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे इक्का लैब्स 975 के स्टॉप लॉस के साथ। तो रिस्क रिवॉर्ड भी अगर एनर्जी अगर आप देखें तो 1:2 1:3 का बन रहा है लॉन्ग साइड पर इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। लेब खरीदे, ये राय जय की तरफ से 975 975 का स्टॉप लॉस, 1035 1055 दो टारगेट लेकर चले आप। आइए बढ़ते आगे, जुबिलेंट फूड नतीजे आने वाले हैं, कैसे रहेंगे नतीजे जरा जान लेते हैं। अनुमान लेकर हमारे साथ तैयार है इस वक्त नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, नंबर्स कमजोर रहेंगे ऑपरेशनल लेवल पे, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़े, गेहूं के प्राइस बढ़े थे, जिसके चलते यहाँ पे एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि जो डिमांड है वो भी इस क्वार्टर में शिफ्ट हुई थी, तो उसका भी एक इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि नवरात्रि इस क्वार्टर में आ गई, तो उसका भी एक इम्पैक्ट इस बार क्वार्टर 2 में दिखने वाला है। रेवेन्यू पे देखें तो सिर्फ 4% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं, कामकाजी लेवल पे 22% की गिरावट आपको आती हुई नजर आएगी। 245 करोड़ के आसपास कामकाजी मुनाफा आ सकता है। मार्जिन भी देखें तो जो 24% के मार्जिन कहते हैं कंपनी ने, वो इस बार 18% के रहने वाले हैं, और मुनाफा भी करीबन 37% गिरकर इस क्वार्टर में 75 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखेगा। लाइक टू लाइक बेसिस पे ग्रोथ है वो कमजोर ही रहने वाली है। पिछले क्वार्टर में भी देखा था 1.3% की नेगेटिव ग्रोथ आई थी, और इस बार भी अनुमान यही है कि नेगेटिव ग्रोथ यहाँ पे आती हुई दिखेगी। मांग में कमजोरी है, जिसका असर ग्रोथ पे दिखेगा, और जो फेस्टिव सीजन की मांग है वो भी इस क्वार्टर 3 में शिफ्ट हुई, तो उसका भी इम्पैक्ट क्वार्टर 2 में नजर आएगा। लागत में बढ़त है तो ऑपरेशनली नंबर्स कमजोर रहने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट है आने वाले क्वार्टर्स में मैनेजमेंट की कमेंट्री और लाइक फॉर लाइक ग्रोथ। ओके, तो जुबिलेंट फूड ये है वो स्टॉक जहां पर कमजोर नतीजों की आशंका है। हालांकि स्टॉक इस कमजोर बाजार में मजबूती के साथ 1.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सुमित जी से लेंगे हम चार्ट्स पर आए। सुमित जी बताएं सर, उसके बाद सनी अग्रवाल साहब से भी एक फंडामेंटल राय लेना चाहता हूं। सुमित जी पहले बताएं चार्ट पर, या अगर आपको समय मिल लगता हो तो फिर मैं सनी जी से पूछ लूँ। नहीं जी, मैं रेडी हूँ, बता सकता हूँ अभी। हाँ, वैसे भी आप कौन से दूसरे कॉल्स ढूंढ रहे हो? फ्री तो बैठे हो। हाँ बताइए सर। अनिल जी, एक बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं जुबिलेंट फूड के अंदर। स्टॉक ने लोअर लेवल से रिबाउंड का शुरुआत किया है। आज का क्लोजिंग रिक्वायर्ड है 535 540 के ऊपर। 535 540 का लेवल टूटने पे जुबिलेंट फूड में 550 555 तक का लेवल बाउंस बैक के तौर पे देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें, 521 रुपए का नीचे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। ये है राय आपके लिए जुबिलेंट फूड पर चार्ट्स के लिहाज से। सनी जी, ये राय एक बार आपसे भी राय लेना चाहता हूँ फंडामेंटली, नतीजों से पहले या नतीजों के बाद कब खरीदें या खरीदें ही ना? या गुड आफ्टरनून अनिल जी। डेफिनेटली ये तो पोर्टफोलियो स्टॉक है जुबिलेंट फूड हुआ। कितने सालों से इन्होंने जो अपनी जो परफॉर्मेंस दिखाई है, कहीं ना कहीं ठीक है, इसमें बीच बीच में एक या 1.5 साल का खराब फेज आता है जहाँ मार्जिन प्रेशर में आ जाते हैं, बट मुझे लगता है कि अल्टीमेटली पोर्टफोलियो स्टॉक है, ये एक अच्छा मौका है क्वालिटी बिजनेस को पोर्टफोलियो में ऐड करने का। हालांकि नतीजे खराब आएंगे ये सभी को पता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई बहुत ज्यादा निगेटिव रिएक्शन स्टॉक प्राइस में देखने मिलेगा। इनफैक्ट टाइम वाइज शायद करेक्शन और कुछ समय तक देखने मिले, पर एट द सेम टाइम हमें सबको पता है कि जो दिसंबर क्वार्टर है जो कि एक वर्ल्ड कप का भी समय चल रहा है, एट द सेम टाइम फेस्टिवल क्वार्टर है, तो मुझे लगता है कि इसकी जो भरपाई है ये क्वार्टर की पूरी थर्ड क्वार्टर में देखने मिलेगी। इसी के चलते हुए इसे डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ग्रेजुअली ऐड करना चाहिए। ओके, तो ये है आपको पोर्टफोलियो में रखने लायक जुबिलेंट फूड, इसे आप जरूर खरीद कर चलें, ये राह है। और नतीजों के पहले ही खरीदें, नतीजों के बाद नीचे आए तो और एक्शन आपके लिए तेजी की तरफ बन सकता है। एक और स्टॉक है जो बड़े एक्शन में आता दिख रहा है, वो है बीएसई। 5% का बड़ा उछाल आज फिर से बनता हुआ दिख रहा है। कल सोमवार को भी बड़ा मजबूत था, और अभी भी वापस से बड़ी अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। 1800 रुपये के आसपास हमारा ऑल टाइम फेवरेट ये स्टॉक। आइए जरा एक बार इस पर भी राय आशु जी से ली जाए। आशु जी, बीएसई 1800 रुपये पर क्या है आपकी राय? अनिल जी, मतलब इतना बढ़िया इसने वो किया है ना, वो इसके चक्कर में लोग एनएससी वो जो अनलिस्टेड था उसकी वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए निकाल के मतलब करते रहे। और ये अनिल जी मतलब उस वक्त जब वो था तो 600-700 रुपए से ऐसी वैल्यूएशन अनिल जी बना दी है कि मतलब अनबिलीवेबल चीज हो गई। और मतलब आपने भी कितनी बार इसको रेकमेंड किया, तो अनिल जी अगर उसकी वैल्यूएशन डिराइव होते इसका 3 गुना भाव या 2 गुना 2.5 गुना हो गया, तो अनिल जी अभी आप स्ट्रेटेजी क्या बात कर रहे थे, ब्रोकिंग कंपनीज की बात कर रहे थे, ब्रोकिंग स्टॉक्स को रेकमेंड कर रहे थे कि किस तरह का वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अनिल जी कहीं पे भी ब्रोकिंग हो, मतलब उसका स्पिल ओवर इफेक्ट तो आना तो टॉल पे ही है ना, गाड़ी आए या जाए। तो अनिल जी कोई ऐसी
दिक्कत नहीं लगती है। ये ऐसे स्टॉक्स हैं अनिल जी, जैसे अब करेक्शन में आएगा, आपसे भी लोग पूछेंगे क्या लेना है क्या लेना है। सो आई थिंक दिस इज द मस्ट हैव स्टॉक, दिस शुड बी वन ऑफ द स्टॉक। और जो इसका अनिल जी वो BSE स्टार वाला जो प्लेटफॉर्म है, मतलब उसकी तो मोनोपोली ऐसी है कि, और जिस तरह का आप ये देख रहे हैं तो अनिल जी नो ब्रेनर है, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ ये है कि किस भाव पे अच्छा मिल जाए। तो और ऐसी करेक्शंस का अनिल जी वेट करनी चाहिए, और इन करेक्शन में बिल्कुल ये लेना चाहिए। सो ये अनिल जी देखिए, कुछ लिस्ट होते हैं, कुछ स्टॉक्स होते हैं परमानेंट बाय लिस्ट में होते हैं, कुछ होते हैं परमानेंट अवॉइड लिस्ट में होते हैं, या मतलब मैं एक पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ, जैसे कितनी बार आपने सुना होगा IEX, IRCTC, या कई बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे पिछले 3 महीने से 2-3 महीने से मैं रिलायंस, HDFC और TCS के बायबैक का यूफोरिया इस तरह से होता है। अनिल जी वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो परमानेंट बाय लिस्ट में होते हैं, NBSE, CDSL, और ये सब के सब MCX कितनी कंट्रोवर्सी के बाद अनिल जी मतलब कहां से कहां वापस पहुंच जाता है। तो ये स्टॉक की स्ट्रेंथ है। और अनिल जी जो नो लिस्ट में होते हैं ना, या उनमें बनता है अनिल जी, मैं कई बार ना मतलब मैं बहुत लोगों की इमेच्योरिटी देखता हूँ, आपसे 1 मिनट ले रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, कोई ट्विटर पे कभी कोई किसी को वो मतलब किसी ना किसी ने कॉल दी होती है, तो सब लोग कभी आपको क्या कहते हैं टैग कर देते हैं कि अनिल जी आपका स्टॉक था, कोई कुणाल जी को टैग कर देगा जी आपका चार्ट कॉर्नर का था, कोई किसी का था। मेरी लिस्ट अनिल जी चेंज नहीं होती, तो मैं मतलब सब लोगों को बोलता हूँ कि ये कोई रिलेट करने की जरूरत नहीं है, इसका कोई किससे लेना देना नहीं है। अनिल जी मेरा तो वो क्रिकेट वाला हिसाब है सर्टेन स्टॉक्स का, कि सहवाग वाली बात है कि मैं बॉल देखता हूँ, बॉलर को नहीं देखता हूँ, तो मुझे नहीं पता अनिल जी किसी ने कॉल दिया नहीं दिया क्या दिया है। अपने को अनिल जी जो स्टॉक खराब लगता है, वो लगता है इसमें पैसे नहीं बनेंगे, या ये यूफोरिया में अनिल जी मैं उसको पकड़ता हूँ, उससे किसी लेना देना नहीं है। तो आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को बोल रहा हूँ जो ऐसी वो ये जो लगाई बुझाई करने की कोशिश करते हैं, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, और अपनी इमेच्योरिटी को अपने घर पे रखें। अच्छा, मतलब आप बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाया आज। किस तरह, मतलब क्या जरा समझाए, मैं शुरुआत का थोड़ा ना बीच में मिस कर गया। क्या एग्जैक्टली क्या होता है, जरा समझाइए। अनिल जी क्या होता है कि मतलब आपने कोई TCS की बायबैक पे अच्छा बोला, कुणाल जी ने रिलायंस ने अच्छी कॉल दे दी, सेठी जी ने कोई और अच्छी कॉल दे दी। अब मेरे को अनिल जी मेरा शॉर्ट टर्म व्यू होता है, वीकली होता है, मतलब फोर्टनाइटली होता है, मंथली होता है। मैं अगर सबसे ज्यादा शेयर करता हूँ तो दीपांशु से आजकल अक्सर कर लेता हूँ, क्योंकि दीपांशु को नहीं, दीपांशु एंकर से पहले मेरा छोटा भाई है, प्यारा भाई है। अच्छा। तो उससे नहीं शेयर करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि हम सेम पेज पे होते हैं। इससे भी तो पूछो, इससे भी तो पूछोगे, एक मिनट, इससे भी तो पूछ लो, इसको मजा आता है कि नहीं आता है, प्लस ये बड़ा भाई मानता है कि नहीं मानता है, दोनों तरफ से हो जाए। अच्छा, कोई बात नहीं जी, वो एक कहावत है ना, इफ यू कांट अवॉइड एंजॉय इट। तो अनिल जी दीपांशु की बात बेचारा नहीं है। जी हाँ, फिर आगे। तो अनिल जी वो क्या होता है कि लोग तो सारे प्रोग्राम और सारे एनालिस्ट को मतलब ट्रैक कर रहे होते हैं, तो एकदम ध्यान आता है कि अरे ये रिलायंस की कॉल तो इसने दी थी, तो आशु जी इसके लिए बोल रहे हैं, ये तो अनिल जी ने बोला था इनके लिए बोल रहे हैं, अरे ये तो चार्ट कॉर्नर था इनके लिए बोल रहे हैं। भाई मैं उसका एग्जांपल वो देता हूँ कि मैं बॉल देख रहा हूँ, मैं बॉलर को नहीं देख रहा हूँ कि वसीम अकरम है या वकार है, मुझे बॉल देखनी है। अगर मुझे खराब लग रही है तो मुझे चौका छक्का लगाना है। ऐसी स्टॉक में अनिल जी TCS हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे HDFC बैंक हो, चाहे वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर हो या मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट काउंटर हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं होता। अनिल जी मेरा व्यू जो होता है ट्रेडिंग का शॉर्ट टर्म, जो एक्सपायरी अलर्ट होता है वो हफ्ते वाला होता है, ओवरबॉट स्टॉक्स को ढूंढना होता है, और जो एक लेवल पे आके अनिल जी मैं 25 दिन पहले आपको बोला कि मिड कैप में हो गया, सीरियस मनी ऑफ द टेबल नहीं बनेगी। अब अनिल जी 20 दिन बाद हो, 25 दिन बाद हो, 40 दिन बाद हो, तेजी भी तो 6-6 महीने बाद होती है। तब सब लोग आके आ गए थे, देखा तेजी बन गई, हम तो कहते थे, तो हमारी तो 25 दिन में मंदी आ गई अनिल जी। बट अनिल जी कहने का मतलब ये है कि किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये इमेच्योर लोग हैं। कुछ लोग वो सब कोशिश करते हैं कि अच्छा ये आपने निशाना अनिल जी पे लगाया है, अच्छा ये कुणाल जी पे लगाया है, ये जय की कॉल थी। अरे भाई मुझे किसी की कॉल नहीं पता, हम तो सामने स्क्रीन देख रहे हैं और बात करते हैं। तो बढ़िया, तो फिर आपने अच्छा बताया। इससे बढ़िया एक दूसरा ऑप्शन है, ये आप वो सास बहू वाले सीरियल देख ले, लगाई बुझाई करने में उसमें ज्यादा मजा आएगा, इसमें कम मजा आएगा। इसमें तो क्या है कोई रिएक्ट ही नहीं करता, हमारे आपस में कोई रिएक्ट। अच्छा बाय द वे किसने मुझे अनिल जी 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 अनिल जी इसलिए मैं बिग बॉस देखता हूँ कि लगाई बुझाई वालों को हैंडल कैसे करना है, अनिल जी इसलिए बिग बॉस देखना पड़ता है। अच्छा बाय द वे मैं अभी एक कोई कॉन्फ्रेंस में गया था, तो वहाँ ऐसी बात निकली, जैसे फॉर एग्जांपल आज अभी शो की शुरुआत में जय ने 19,300 का कॉल ऑप्शन दिया जी, और नितिन ने उसके तुरंत बाद 19,150 का पुट ऑप्शन दिया। तो मुझे ये बोलते कि आप तो कई बार ऐसा आता है, एक बाय बोल रहा है दूसरा सेल बोल रहा है, हम क्या करें। तो मैंने कहा देखो ये लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल। पहली बात तो ये कि हम किसी एक्सपर्ट को ये नहीं बोलते कि आप ये कॉल दो या वो कॉल दो,
इस स्टॉक पे दो या इस इंडेक्स पे दो, सब अपनी अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव की उनकी इच्छा से देते हैं। हाँ, कोई स्टॉक अगर हमें लगता है खराब हो सकता है फंडामेंटली या कुछ है तो वो हम मना कर सकते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं बोलते कि आप बाय कॉल दो या शॉर्ट कॉल दो। तो सबकी अपनी अपनी मर्जी है, पहली चीज़ है। अब रहा सवाल, एक बाय कॉल दे रहा है, दूसरा सेल कॉल दे रहा है। अगर आपको दोनों में से किसी की एक की ओपिनियन पसंद हो तो आप एक्शन लीजिए, नहीं पसंद हो तो अवॉइड कर दीजिए, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। और अगर किसी भी वक्त किसी भी स्टॉक पे किसी भी इंडेक्स पे लोगों की दो ओपिनियन नहीं है, एक की खरीदने की और एक की बेचने की, तो ट्रेड कैसे होगा? फिर तो या तो ऊपर का सर्किट या नीचे का सर्किट रहेगा। तो अगर ट्रेड हो रहा है तो हर सेकंड, हर मिली सेकंड किसी न किसी का ओपिनियन तो अलग है ना। तो आपको अगर समझ में आता है कि भाई मुझे आशु जी की सुनना है, कि मुझे किसी XYZ की सुनना है, कि मुझे नितिन जी की या मुझे जय की, तो आप डिसाइड करिए। और ये नितिन जी का व्यू अलग हो सकता है, जय का अलग हो सकता है, किसी XYZ का अलग हो सकता है। आप सहमत नहीं है और आपको लगता है दो का सुन के कन्फ्यूज हूँ, तो मत करो। बहुत सारी यार कॉल्स की कौन सी कमी है, दिन भर में 50 आती है। तो जहां आपको लगे कि हाँ भाई ये बंदा जो बोल रहा है मेरा भी विचार ऐसा मिलता है, मुझे भी लगता है तेजी होगी या मंदी होगी, मुझे भी पर्टिकुलर स्टॉक समझ में आता है, आपके और उसके विचार मिल जाए तो समझिए आपकी कुंडली मिल गई। और नहीं मिले तो छोड़ दीजिए, अगली कॉल जब आएगी तब उसका इंतजार कीजिए। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन यही है, इसी तरीके से साथ चले ताकि आपको अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस है और आप जो ट्रेड ले रहे हो उस पर भी। आइए, जय है तैयार जैकपॉट शेयर के साथ। बताएं जय। बिल्कुल अनिल जी, सन फार्मा एक बहुत ही अहम सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुका है स्पॉट में, और इनका पे तो मैंने अभी बुलिश व्यू मेरा दिया ही है। सन फार्मा पर इसका नवंबर फ्यूचर खरीदने की मेरी सलाह है। जी ट्रेड कर रहा है 1128 1129 के आसपास, 1128 1129 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको खरीदने की मेरी सलाह है जी। बहुत ही क्लियर, अगर मैं इसमें स्पॉट के चार्ट्स देखता हूँ तो एक बढ़िया सा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, उसके लोअर एंड पर आ चुका है ये स्टॉक। सो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन रहा है सिंस इट हैज कम टू द लोअर एंड ऑफ द कंसोलिडेशन। और ये लेवल्स अगर हम होल्ड आउट करते हैं तो एक बाउंस बैक आपको आते हुए देखने मिल सकता है। डिस्पाइट मार्केट वीकनेस, ये ऐसा एक स्टॉक है जो लोअर एंड ऑफ द सपोर्ट रेंज पर आया है, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अच्छा बैठ रहा है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा दैट वुड बी जस्ट ऑफ 20 पॉइंट्स अनिल जी। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा दैट कैन बी प्लेस्ड एट 1100। इसके फर्स्ट टारगेट विल बी 1150, 1150 का पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट लगभग बनेगा 1165 का। सो 1150 1165 ये दो टारगेट्स के लिए आप नवंबर फ्यूचर्स खरीदे सन फार्मा पे इन एंटिसिपेशन एक सपोर्ट रेंज से बाउंस बैक आ सकता है। 1100 का स्टॉप लॉस, राइट? 1100 ओके, 1100 का स्टॉप लॉस, नवंबर का फ्यूचर खरीदना, ये वाला नहीं, हटाओ, नवंबर 1128 अगले महीने वाला। हाँ, ये अब 30 हो गया। 1100 का स्टॉप लॉस, 1150 1165 दो टारगेट के लिए करनी है खरीदारी सन फार्मा में। ये आती हुई आपके लिए इस वक्त जय की तरफ से। जय आज फुल फॉर्म में एकदम फ्रंट फुट पे बैटिंग करते थे। इफ्का लेग सन फार्मा, मेरे को लगता है फार्मा शेयर पर बुलिश हो रहा है। ओके, बढ़ते आगे। पिछले 5 सेशन में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में दिखी है भारी गिरावट, एक तरफा, वन साइडेड, 5-5.5%। पिछली बार ये मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर इतना कब गिरे थे, क्यों गिरे थे, किस समय गिरे थे, अगर आप ये जानने में इंटरेस्ट रखते हैं ताकि आपको इससे अंदाजा लगे कि तब क्या हुआ था, अब क्या हुआ है, तो जरा समझ लीजिए, देख लीजिए, जान लीजिए। कुशल हमारे साथ तैयार है इस वक्त बताने के लिए। कुशल बताइए, इस बार कितना गिरे और पिछली बार ऐसा कब गिरे थे? पिछली बार ऐसा तो सर गिरे ही थे, इससे ज्यादा ही गिरे थे। अच्छा, नंबर वाइज वो बोलो। नंबर वाइज ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगा, पर अभी जो जिस तरह की गिरावट रही है पिछले 5 सेशन से 18 अक्टूबर से लेकर अब तक 5.5% से ज्यादा की गिरावट आपको मिड कैप में हो गई है, 5.7% प्रिसाइसली, और स्मॉल कैप इंडेक्स आप देखिए, स्मॉल कैप 100 इंडेक्स, वहां पर भी ऑलमोस्ट 5.5% की गिरावट है। इसके पहले जो दिसंबर का महीना था, 19 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर के बीच, ये जो टाइम फ्रेम था 5 सेशंस का, इसमें 6% की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में हुई थी, इसी मिड कैप इंडेक्स, और स्मॉल कैप में लगभग 8.5% तक की गिरावट आई थी, 8.3%। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कुछ एक ऐसे स्टॉक्स भी होंगे जहाँ पर काफ़ी भारी फॉल जो है ये 5 सेशंस में आई है। अभी के लिए अगर आप देखें तो IGL, बैंक ऑफ इंडिया, मजगांव डॉक, फैक्ट और BHEL ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर 12% से लेकर 18% तक की गिरावट
होती हुई दिखी है। इसके पहले जो मैं टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ 19 से लेकर 23 दिसंबर 2022 के बीच, उसमें भी यहाँ पर यूनियन बैंक, येस बैंक, मजगांव डॉक, बैंक ऑफ इंडिया, अदानी पावर, पूनावाला, फिनकॉप जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर 15% से लेकर 20% तक का कट आपको मिड कैप इंडेक्स में ये जो स्टॉक्स हैं इनमें आता हुआ नजर आया था। तो ये तो हो गई है मिड कैप की बात। स्मॉल कैप स्पेस में भी यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है जो मैंने आपको बताया सिमिलर है इनके लिए भी, और एनएमडीसी स्टील, हुडको, एमआरपीएल, आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक और जेंजा टेक, यहाँ पर 15% से लेकर 21% तक का फॉल पिछले 5 दिनों में कुल मिलाकर आपको होता हुआ दिख चुका है। और 19 से 23 दिसंबर के बीच यही स्मॉल कैप इंडेक्स में कंपेयर करेंगे तो इसमें आईओबी एक कॉमन नाम निकल कर आ रहा है, जहाँ पर 22% की गिरावट उस समय भी होती हुई दिखी थी और इस बारी भी इतनी ही गिरावट हुई है, करीबन 15% की। दीपक फर्टिलाइजर समेत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बीएलएस इंटरनेशनल, कोचिन शिपयार्ड जैसे स्टॉक्स पर भी 19% से 22% तक की गिरावट रही थी। तो बड़ा डबल डिजिट फॉल्स आपको दोनों ही समय में आता हुआ दिखाया। तो दिसंबर 2022 लगभग आप समझ लीजिए कितना, 10-11 महीने बाद, 10 महीने समझ लीजिए, 10 महीने बाद ऐसा बड़ा फॉल आया। ओके, और तब कितने गिरे थे? 10 महीने बाद 6% मिड कैप में गिरे थे, 8.5% करीबन स्मॉल कैप, और इस बार अपना 5.5% है। 5.5 ओके, लगभग उतनी गिरावट हो चुकी है। मतलब इतनी बड़ी गिरावट इस बार प्राइस एक्शन ज़्यादा इसलिए लग रहा है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मजगांव डॉक तब 15% घटा था, अब भी 15%, लेकिन तब का 15% 700-800 रुपये पे होता था, अब का 15% 2000 रुपये पे होता है। अमाउंट ज़्यादा, तो 300 रुपये घट जाता था। नहीं, नेचुरली फर्क पड़ता है ना, यूपी टर्म्स में आपका फिर वहाँ झटके भी बड़े लग जाते हैं, वो चक्कर है। क्योंकि इस वक्त परसेंटेज टर्म में आप देखेंगे, लेकिन एक्चुअली रुपए के लिहाज से बड़ा गिर जाता है, एक्चुअल टर्म्स में ज़्यादा है ना, तो वो दिक्कत है। तो आई थिंक इस बार चिंता इसलिए थोड़ी सी लोगों को दिसंबर के मुकाबले में ज़्यादा है, ये साफ नज़र आ रहा है। ओके, बट इंटरेस्टिंग डेटा लेकर आए हैं कुशल आपके लिए इस वक्त। एक बार सनी अग्रवाल साहब से भी पूछना चाहिए, बिल्कुल सर, अब जरा बताइए, जिस तरह से ये मिड कैप स्मॉल कैप की गिरावट आ रही है, यहाँ से और आप वैल्यूएशन करेक्शन देखते हैं या फिर एक बार बाजार को जो हल्का होना था हो चुका है, कैसे देख रहे हैं, अप्रोच क्या है इस समय आपकी सर? या डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूफोरिया तो था ही मिड कैप स्मॉल कैप में, और जो करेक्शन हुआ है आई थिंक कहीं ना कहीं अभी भी स्टिल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन या पैसे बनाने के मौके तो है ही, बट आई मीन अगर किसी को मिड कैप स्मॉल कैप में बेट लगाना है तो स्टिल आई थिंक ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ही राइट वे रहेगा, रादर देन डिप्लॉइंग पूरा मनी आज जाके आप डिप्लॉय कर दे, ऐसे ना करें। ग्रेजुअली डिप्लॉय कीजिए, मार्केट में कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी रहेगी, ग्लोबल क्यूज निगेटिव चल रहे हैं, और जो अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक रहेगी। अगर मैं जैसे बैंकिंग की बात करता हूँ तो फेडरल बैंक हो गया, करूर वैश्य बैंक हो गया, काफी अच्छे नतीजे आए थे, वैल्यूएशन में कहीं ना कहीं कंफर्ट है, तो एक अच्छा मौका है ऐड करने के लिए। कजारिया सिरामिक जो कि अपने सेक्टर में एक लीडर है, फर्स्ट हाफ हालांकि उनका कमजोर रहा था वॉल्यूम ग्रोथ के एंगल से, सेकंड हाफ जो रहेगा कंपनी ने गाइड किया है कि काफी अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी। तो जहाँ आउटलुक काफी स्ट्रांग है जो मैनेजमेंट का अगले 6 महीने के ग्रोथ अर्निंग ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, वहाँ डेफिनेटली ग्रेजुअली पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करने की राय रही। ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करने की राय है, हालांकि आज तो कहीं पर भी आप रिलीफ देख नहीं रहे हैं। हालांकि थोड़ा अभी निचले स्तरों से स्मॉल कैप इंडेक्स आपका सुधरा है, उतना खराब नहीं दिख रहा जितना शायद 15 मिनट पहले आपको बाजार दिख रहा था। फ्रंट लाइन पर अभी भी प्रेशर बना हुआ है। आइए बात करते हैं कुछ अच्छी चीज़ों की। त्योहारी सीजन चल रहा है फुल फॉर्म में, और रिटेल बिक्री का भी थोड़ी हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं। अलग अलग कैटेगरी में इस समय किस तरह की डिमांड निकल कर आ रही है, ये एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस करी है नुपुर ने। नुपुर, जरा बताइए इस बार डिमांड के क्या हाल है? बिल्कुल, डिमांड में पिकअप आपको दिखेगा, नवरात्रि में भी पिकअप दिखा है और काफ़ी पॉजिटिव संकेत यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ऑफलाइन सेल्स की बात करें तो उम्मीद यही है कि त्योहारी सीजन में करीबन 14 से 16% की लाइक टू लाइक बेसिस पे आपको ग्रोथ दिख सकती है। ऑनलाइन जो सेल्स है वहाँ पर भी डिस्काउंट्स काफ़ी चल रहे हैं, वहाँ पर भी बूस्ट देखने को मिल सकता है, और 20% की ग्रोथ वहाँ पर भी लेके चल रही है इस फेस्टिव सीजन में। अपैरल एंड फुटवेयर के साथ शुरुआत करें तो यहाँ पे फिलहाल ईस्ट इंडिया में देखें तो वहाँ पे जो अभी नवरात्रि के दौरान अच्छा
अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। ईस्ट इंडिया में करीबन 15% के करीबन की ग्रोथ देखी गई है पिछले साल के कंपैरिजन में, और बाकी के जो स्टेट्स है, बाकी के जो रीजन्स हैं इंडिया के, वहाँ पर भी यही माना जा रहा है कि दुकानों पर फुटफॉल्स बढ़ते हुए दिखे। चैनल चेक्स यही सजेस्ट कर रहे हैं, और आने वाले समय में अब सबकी नज़रें दिवाली पे, क्योंकि नॉर्मली बाकी जगह पर दिवाली के जो पहले 2-3 हफ्ते होते हैं वहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स आते हुए नजर आता है। शादी का भी सीज़न दिवाली के बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो उम्मीद ये है कि मजबूत ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आएगी। फुटफॉल्स बढ़ते हुए दिखे अपैरल एंड फुटवेयर सेगमेंट में। इनरवेयर में थोड़ा सा सेटबैक आपको नजर आएगा, क्योंकि चैनल जो चेक्स है वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि जो डिमांड है वो सुस्त है, और जो सीजन अब चलेगा वो भी थोड़ा जो है वो म्यूटेड ही रहने वाला है इनरवेयर सेगमेंट में। लेकिन ज्वेलरी में रिस्पॉन्स अच्छा है, श्राद्ध के बाद एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था, वो कंटिन्यू रहा नवरात्रि में, और आने वाले क्वार्टर्स में भी कंटिन्यू रहने वाला है। थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पे ये है कि जो गोल्ड के प्राइसेस में हमने इतनी वॉलेटिलिटी देखी है उसका थोड़ा असर इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है, लेकिन धनतेरस पे इस बार डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है, तो यहाँ पर रहेगी सबकी नज़र। और लास्ट में QSR मिला जुला क्वार्टर यहाँ पे सीजन कहा जा रहा है, क्योंकि डिमांड एक दूसरे सेगमेंट में दूसरे क्वार्टर में स्पिल ओवर हुई है, तो मिला जुला QSR सेगमेंट QSR कंपनीज के लिए रह सकता है। तो अपैरल और फुटवेयर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, इनरवेयर में थोड़ी दिक्कत है, ज्वेलरी और QSR भी अच्छा रह सकता है। सब जगह अच्छी ग्रोथ आ रही है फिर इनरवेयर को छोड़ के। चलिए, ज्यादातर कैटेगरीज एटलीस्ट आपको अच्छी ग्रोथ इस समय दिखा रहे हैं। सनी जी, कोई कंजम्पशन या रिटेल स्टॉक जो आपको पसंद हो, कोई ऐसा काउंटर जो इन लेवल्स पर खरीदारी की जा सकती है, या फिर एटलीस्ट परफॉर्मेंस इसकी इस बार अच्छी आ सकती है सर? या डेफिनेटली अगेन मेरा बेट कंजम्पशन सेक्टर में ज्वेलरी सेक्टर, ज्वेलरी पे ही रहेगा। तो इसमें जो छोटी कंपनीज है जैसे सेंको गोल्ड हो गई, कल्याण ज्वेलर्स हो गए, जहाँ वैल्यूएशन का कंफर्ट है, अर्निंग ग्रोथ काफी स्ट्रांग आ रही है, ये कंपनीज डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर कोई लार्ज कैप साइड में प्ले करना चाहता हो तो डेफिनेटली टाइटन इट्स अ नो ब्रेनर। हालांकि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, तो ग्रेजुअली टाइटन अगर करेक्ट होता है तो टाइटन को पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर अपैरल्स की बात करूं तो मुझे ट्रेंड काफी अच्छा लगता है टाटा का। अगर आप पिछले क्वार्टर में भी देखें तो कहीं ना कहीं स्टैंड आउट रिजल्ट आए थे ट्रेंड के, और यही एक कंपनी थी जहां अपैरल्स में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी देखी गई थी। और इनका जो ज़ुडियो जो नया जो स्मॉल फॉर्मेट स्टोर है, वैल्यू फॉर मनी है, उसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो ट्रेंड कैन बी वन ऑफ द स्टोरी। जोमैटो अगेन प्ले ऑन फूड डिलीवरी, काफी ये चैनल पे काफी बार डिस्कस भी हुआ है कि जिस तरह से वर्ल्ड कप चल रहा है उसका एडवांटेज कहीं ना कहीं फूड डिलीवरी बिजनेस में देखने मिलेगा। तो उसका एडवांटेज फूड डिलीवरी बिजनेस में हमें प्ले करने मिलेगा। कुछ फूड डिलीवरी बिजनेस वाले काउंटर्स हैं, रिटेल, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज्वेलरी स्टॉक्स ये पसंद हैं सनी अग्रवाल साहब को, स्पेशली जो छोटे ज्वेलरी स्टॉक्स हैं वहाँ पर आपको अच्छा एक्शन दिख सकता है। चलिए, इस पर रखेंगे नज़र। हालांकि आज थोड़ा मिला जुला रुझान बाजार में बना हुआ है। आइए कुछ और काउंटर्स पर भी फोकस कर लेते हैं। स्मॉल और मिड कैप में हल्की रिकवरी आपको पिछले कुछ मिनट्स में आती हुई दिखी है, यहाँ पर रखिएगा नज़र। कुछ काउंटर्स में अच्छा एक्शन बन रहा है। वेल्सपन इंडिया 11% ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, इसमें बड़ी मूव आ रही है। अंबर एंटरप्राइज नंबर्स के बाद बढ़िया अच्छा स्पाइक आया है और अच्छा उछाल है। एक बार जरा कुणाल जी से राय भी ले ली जाए। कुणाल जी, 140 का लेवल क्रॉस किया है, 11% ऊपर है इस बाजार में, और बल्क ऑफ द मूव पिछले 15 मिनट में ही आई है सर। वेल्सपन इंडिया जरा इसको देखें, 141 पर इस समय। देखिए, एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है दीपांशु, लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। इसने एक ब्रेकआउट दिया था लगभग 85 रुपए के आसपास, वहां से स्टॉक ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, लगातार ऊपर जा रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह का मोमेंटम अभी स्टॉक में है, ये स्टॉक 160 की तरफ बढ़ रहा है। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे, नई खरीदारी की राय इन स्तरों पर नहीं है, लेकिन जो जिनके पास पहले की पोजीशन है 160 के टारगेट से होल्ड करें। ये है आपके लिए वेल्सपन इंडिया, इस पर रखिए नजर। आइए, सुमित जी की तरफ से एक ट्रेडिंग कॉल है, सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। दिवांशु, एक बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भी भाव चल रहा है 335 रुपए, 336 रुपए, 335, 336 का भी भाव है। स्टॉक का नाम है एस्टर डीएम। एस्टर डीएम के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। स्टॉक के अंदर मूव ऊपर का देखने को मिल रहा है। कल भी स्टॉक में अच्छी रिकवरी थी लोअर लेवल से, और अभी भी स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 326, 327 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो 326 के स्टॉप लॉस से एस्टर डीएम हेल्थकेयर में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 346 का पहला टारगेट, 351 का दूसरा टारगेट। खरीदारी करें एस्टर डीएम 351 के टारगेट्स के लिए 2-3 दिनों का व्यू लेके खरीदारी कर सकते हैं।
जो 51 के टारगेट एस्टर डीएम हेल्थ केयर। कैश मार्केट पर रखिए नजर, ये जो थोड़ी सी अभी स्मॉल कैप मिड कैप की रिकवरी आई है उसमें कुछ स्टॉक्स में आपको एक्शन दिख भी रहा है और हेल्थ केयर स्पेस से एस्टर डीएम हेल्थ केयर अच्छा भी दिख रहा है, इस पर रखेंगे नजर। आइए बैन से बेनिफिट अपडेट ले लेते हैं। फिलहाल तो सिर्फ एक ही स्टॉक है बैन में, क्या है लिस्ट में बदलाव, आशीष है तैयार बताने के लिए। तो एकमात्र स्टॉक है आज बैन में और वो है आरबीएल बैंक। फॉर अ चेंज पहले दिन आईबुल हाउसिंग था बैन में, लेकिन आखिरी दिन है नहीं। तो जरा बताया आशीष पहले तो कि ये बाहर निकलेगा क्या? सर ये तो बाहर नहीं निकल रहा है। नहीं बाहर नहीं निकल रहा है, अभी भी 90% है, राउंड फिगर बता रहा हूँ, 89.9 है प्रिसाइजली। तो फिर निकल जाएगा ना? 80% से नीचे आएंगे। अच्छा 90, ओके 80, अभी तो बहुत दूर है। अभी दूर है, 80 पे निकलता है। हाँ ओके, और कल निकला तो कोई फायदा नहीं, लोग रोल ओवर तो जो नहीं है वो कर नहीं पाएंगे, तो मतलब अटक गए अंदर। लेकिन सर आपने अभी बोला था कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आखिरी दिन ना हो, थोड़ा सा मुश्किल है, तो पोजीशंस बढ़ गई हैं 116% हो गई हैं पोजीशन बढ़कर। निश्चित है स्टॉक बैन में देखी जाएगा। साथ में डेल्टा कॉप भी कंपनी देने के लिए तैयार हो रहे हैं, यहाँ पर भी पोजीशंस अगर आप देखें तो करीब करीब 100% हो गई हैं फिलहाल। खबरों का भी असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और डेल्टा कॉप ये दो स्टॉक ऐसे हैं जो एंट्री करने के लिए तैयार हो रहे हैं, और आरबीएल बैंक तो बैन में बना ही रहेगा। बाकी के 2-3 स्टॉक और हैं जहाँ पर 95% से ऊपर है पोजीशन, लेकिन क्योंकि रोल ओवर का समय इसके लिए देख रहे हैं हम कि पोजीशन बिल्टअप काफ़ी ज़्यादा है। आरबीएल बैंक बना रहेगा, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और डेल्टा कॉप ये दो स्टॉक की नई एंट्री होगी। लीजिए ट्रिपल हो जाएगी बैन लिस्ट। लास्ट दिन भी मतलब डेल्टा 100% है, आईबुल तो आने ही आना, डेल्टा भी आ ही जाएगा 100% पे, तब 20% क्या घटेगा आखिरी 20 मिनट में? अब क्या होना, 20 मिनट में 20% घटना तो मुश्किल है। जय हो। अब बड़ा सवाल ये आएगा, आईबुल के बाद कौन जो वायदा कारोबार से बाहर निकलेगा? हाँ। बार बार बैन में आने जाने की वजह से इनमें भी आएगा। फिलहाल चलिए, ये है आपके लिए बैन लिस्ट आशीष की तरफ से आती हुई। 2 और स्टॉक बैन में आने की तैयारी में आपको नजर आएंगे। बिल्कुल, ये है आपके लिए अपडेट। इस बीच कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, अनुराग ठाकुर साहब बात भी कर रहे हैं और फर्टिलाइजर से जुड़े कुछ यहाँ पर आपको संबंधित अनाउंसमेंट भी आ रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखेंगे। जैसे जैसे यहाँ से और अपडेट आएंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आइए फोकस करते हैं कल के नंबर्स पर। आज 4 नंबर्स आ रहे हैं, कल भी कई सारी कंपनीज के नंबर्स रहेंगे, पर आई थिंक निफ्टी में से सिर्फ एशियन पेंट्स के नंबर्स आने वाले हैं। कंजम्पशन दिग्गज है ये जो अपने नंबर्स पेश करेगी। आइए नुपुर से जानते हैं कैसे रहेंगे एशियन पेंट्स के नतीजे। नुपुर बताइए। बिल्कुल, नंबर ऑपरेशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइस काफ़ी घटे, बेस में रॉ मटेरियल के प्राइस काफ़ी हाई थे जिसके चलते मार्जिन्स पे दबाव दिखा था, लेकिन अच्छी रिकवरी इस क्वार्टर में दिखेगी आपको मार्जिन्स में। आए देखें तो करीबन 7% से बढ़कर 9,050 करोड़ के आसपास आती हुई नजर आ सकती है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 47% की ग्रोथ यहाँ पे लेके चल रहे हैं, 1800 के आसपास का कामकाजी लेवल पे मुनाफा आते हुए दिखेगा। मार्जिन में 500 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा की जो रिकवरी है वो आपको दिखेगी, 15% से बढ़ के 20%, और मुनाफा भी देखें तो 56% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आएगी। 1222 करोड़ का हमारा आंकड़ा है मुनाफे का। जो मॉनसून के चलते सेल्स में थोड़ा सुस्त रेस्पॉन्स रह सकता है, लेकिन डेकोरेटिव वॉल्यूम की बात करें डोमेस्टिक तो यहाँ पे 9 से 11% की ग्रोथ की उम्मीद है। ग्रॉस मार्जिन में स्ट्रॉन्ग रिकवरी की उम्मीद है, करीबन 550 से 600 बेसिस पॉइंट की रिकवरी ग्रॉस मार्जिन में आ सकती है, वो फ्लो डाउन होते हुए आपको कामकाजी लेवल पर भी नजर आएगी। डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी ने विस्तार किया जिसकी वजह से वॉल्यूम ग्रोथ को सहारा मिलने वाला है। आने वाले क्वार्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, फेस्टिव सीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। तो 9 से 11% की वॉल्यूम ग्रोथ लेके चल रहे हैं और ऑपरेशनल लेवल पे मार्जिन में 500 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। 20% के मार्जिन आ सकते हैं, 20% के मार्जिन आ सकते हैं, 15% के अगेंस्ट। बहुत बढ़िया, तो मार्जिन एक्सपेंशन अच्छा खासा इनके लिए होने वाला है, अच्छी बात है। वॉल्यूम ग्रोथ कब कितनी 9 से 11%। 9 से 11%, बढ़िया है। सिंगल हाई डिजिट या फिर लो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ भी इसके लिए आ सकता है। देखते हैं कैसा आपको मूव रहेगा। एशियन पेंट्स एक बार चार्ट चेक भी ले लेते हैं। जय, एक बार जरा इसका चार्ट भी देख लें। एशियन पेंट्स बताएं क्या है इंपॉर्टेंट लेवल्स एक्सपेक्ट करने के लिए। 3060 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। एशियन पेंट्स अगर आप देखें तो इसमें जो फॉल का मोमेंटम है वो तो थोड़ा स्लो हो गया है। इट हैज कम टू इट्स क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स ऑफ 3040, 3040 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करता है तो आपको ये जो मोमेंटम थोड़ा पॉज हुआ है, स्लो हुआ है डाउन साइड का, वो एक्सेलरेट होता हुआ देखने मिल सकता है 3040 के नीचे। अदरवाइज आई थिंक 3040 के लेवल्स अगर होल्ड आउट करता है देन देयर कैन बी सम बाउंस टिल 3100, 3120।
तो ये है आपके लिए एशियन पेंट्स, यहाँ पर आपको मूव आती हुई दिख सकती है। देखते हैं नंबर्स कल कैसे आएंगे इसके, बट इंटरेस्टिंग है कंजम्पशन स्पेस से ये एक और नंबर्स जिस पर आपको रखना है फोकस करिए। M&M फाइनेंस पर ये नीचे से रिकवर हो रहा है, IDFC फर्स्ट बैंक ये भी नीचे से थोड़ा रिकवर हो रहा है, अपोलो टायर्स में भी नीचे से थोड़ी रिकवरी आ रही है। बट आज का दिन एक स्पेस जिसने होल्ड आउट करा है वो है आपके सारे के सारे शुगर स्टॉक्स। हालांकि जो ओपनिंग गेन से वहां से तो ये भी थोड़ा नीचे आ गए हैं, बट द्वारिका शुगर अभी भी 2% ऊपर है, रेणुका में 1.25% की मूव है, बलरामपुर चीनी 1% ऊपर होल्ड कर रहा है, धामपुर शुगर में भी आपको 1% की मूव दिख रही है। और सनी सर, सरकार की तरफ से जो कोटा आया है वो भी अच्छा है, 15 मेट्रिक टन के फर्स्ट फेज में बात की जा रही है सेल्स एक्सपोर्ट्स कोटा को लेकर। जरा एक बार शुगर स्पेस पर अपनी राय दें। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जो रॉ शुगर के प्राइसेस हैं वो 12 साल की ऊंचाई पर हैं, क्या शुगर में यहां से और अच्छा एक्शन दिख सकता है? दीपांशु, डेफिनेटली शुगर अब जो सेक्टर हो गया है वो बेसिकली प्ले हो गया इथेनॉल पे। तो हमें सबको पता है कि गवर्नमेंट ने जब 2-3 साल पहले पॉलिसी चेंज की थी जिसमें एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाया था शुगर सेक्टर में, तो इसके चलते इनका जो शुगर डिवीजन है जितनी भी कंपनीज है उसमें लॉसेस आना बंद हुए और इथेनॉल की जो प्रोक्योरमेंट है ग्रेजुअली वो गवर्नमेंट की ओर से बढ़ी रही है, क्योंकि इनका जो ब्लेंडिंग रेशियो है उसका परसेंटेज जो 12% के आसपास से ग्रेजुअली 20% करने की उम्मीद है। और रिसेंटली अब जो नेक्स्ट ईयर के जो टेंडर है वो ओपन होने जा रहे हैं और उसमें जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ा करके आने की उम्मीद है इस बार। तो मुझे लगता है कि बेसिकली दो चीजें, क्वांटिटी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी और दूसरी एक कहीं ना कहीं मार्केट में ये भी एक्सपेक्टेशन है कि जो इथेनॉल है जो शुगर केन से बनता है उसके दाम में शायद थोड़ी बढ़ोतरी देखने मिलेगी 4 से 5 रुपए पर लीटर की। तो उसके चलते कहीं ना कहीं इथेनॉल एज अ डिवीजन विल कंटिन्यू टू डू वेल फॉर एंटायर शुगर इंडस्ट्री। और एट द सेम टाइम जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में शुगर के दाम ऊपर हुए हैं, हालांकि उसका कोई बेनिफिट डोमेस्टिक कंपनीज को देखने नहीं मिलेगा अगर यहाँ से एक्सपोर्ट बैन कर दिया जाता है तो, बट कहीं ना कहीं सेंटिमेंटली डेफिनेटली शुगर सेक्टर के लिए पॉजिटिव रहेगा। बट ये प्ले इथेनॉल का है रादर देन शुगर एज अ डिवीजन फॉर एंटायर शुगर इंडस्ट्री। चलिए ये है आपके लिए शुगर पर राय, इस पर रखिएगा नजर। इंडस टावर, एक बार आशु सर आपसे इस पर अपडेट लेना था। आई रिमेंबर कुछ समय पहले आपकी तरफ से यहाँ पर एक कॉल आई थी, स्प्रेड की भी आपने राय दी थी। खैर उसके बाद तो बाजार का मूड माहौल भी थोड़ा बिगड़ गया। आज इसके नंबर्स भी आने वाले, कोई व्यू है सर? अभी भी ट्रैक कर रहे हैं इंडस टावर्स को? दीपांशु देखो, ये हमने ना 2 महीने से इसमें काम किया है, पिछले महीने मतलब 2 या 2.5 महीने से काम कर रहे हैं। 70-75 से 2-3 बार स्प्रेड बनाया, 2 स्प्रेड में अच्छे पैसे आए। जो इस बार का स्प्रेड था उसमें भी अच्छे पैसे आए, मतलब 85 और 95 का बनाया था, लेकिन ये 95 से करेक्ट होके वापस 174 पे आ गया है। अब ये एक ऐसा स्टॉक है दीपांशु, अभी हम जैसे अनिल जी से बात कर रहे थे कि जो स्टॉक्स के किन स्टॉक्स की बात करते हैं, मैंने ये भी कहा था कि कुछ टाइम के लिए टेलीकॉम और टेलीकॉम एंसिलरी स्टॉक्स बेटर लगते हैं। तो मुझे लगता है कि वही 170-75 की रेंज आ गई है। अब अगर किसी को फ्रेश ट्रेडिंग करनी है तो जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई होने चाहिए तो इंडस टावर डेफिनेटली उसके अंदर होता है। अभी कल का दिन निकल जाए तो मतलब मैं इसको अभी ट्रैक ही कर रहा था कि 170 की कॉल लेके कौन सी कॉल बेची जाए कि अगले महीने, और अब इस मार्केट में अगर रिकवरी आएगी तो इंडस टावर में। बट मैं बनाऊंगा दीपांशु स्प्रेडिंग, क्योंकि देखिए मार्केट में इतनी सारी चीजें, जब बहुत सारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स चल रहे हैं, और दीपांशु ये एक ऐसा महीना है, मतलब इट इज सच ए बिग लर्निंग कि वो एक ऑप्शन ट्रेड या एक ऑप्शन स्प्रेड किस लेवल तक गिराता है। 200, 300, मतलब 400 रुपए तक टाटा कॉम घट गया, या ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें जिस तरह की मतलब गिरावट आई है। तो ये एक महीना होता है, यही एक आपको मार्केट से उड़ा के रख देता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अब 170-75 पे अच्छा लगता है। अब मैं फिर भी मतलब देखिए, अब लगेंगे कि अभी तो क्या है, अभी तो बहुत कट गया, नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं पता वो किस महीने में मैं फंस सकता हूँ। तो वो हमेशा जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल करना चाहिए। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, 170-75 इंडस टावर के लिए बहुत अच्छा भाव है। अगर इस भाव में कोई अपने हिसाब से डिलीवरी उठा ले तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में, मतलब शॉर्ट टर्म में ही अच्छे पैसे बन सकते हैं। चलिए ये है आपके लिए राय। कुछ काउंटर्स पर रखिए नजर, मूव आपको दिखा सकते हैं इस समय बाजार में जिस तरह की मूव है, और निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी भी इस पर आपको आती हुई दिखेगी। बट कल 2 PSU बैंक्स के नंबर्स आने वाले हैं, और PSU बैंक्स में हमने देखा है रिसेंटली भारी पिटाई हुई है इनकी। कैनरा बैंक, पहले इसकी बात कर लेते हैं। वरुण हमारे साथ तैयार बताने के लिए, क्या है बाजार का अनुमान? वरुण बताइए। कैन बैंक तो नंबर्स अच्छे रहेंगे, जो एस्टिमेट्स में बता रहा हूँ मोतीलाल ओसवाल के हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो NII में 18.5% की बढ़ोतरी, 8,800 करोड़, मुनाफा करीब 39.4% बढ़ेगा, 3,520 करोड़ के आसपास आएगा। लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ अगर आप दूसरे प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले देखेंगे तो थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि वहाँ आपने देखा था 20% के आसपास की ग्रोथ, यहाँ पे 10% की लोन ग्रोथ है, डिपॉजिट ग्रोथ करीब 7.5% के आसपास रहेगी। बाकी पैरामीटर्स अगर आप देखेंगे तो NPS
ग्रॉस एनपीएस में अच्छी खासी कमी का अनुमान ये लगा रहे हैं, 5.15 से गिर के 4.9% पे आएंगे, यानी कि एसेट क्वालिटी जो है उसमें अच्छे खासे सुधार का अनुमान है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ब्रॉडली स्टेबल रहने का अनुमान लगा रहे हैं, 3.05% पिछले बार था, इस बार भी उसके आसपास आ सकता है। तो एसेट क्वालिटी अच्छी सुधरेगी, लेकिन लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो निजी बैंक्स के मुकाबले थोड़ा कम रहने वाला है। तो ये है आपके लिए कैनरा बैंक। देखते हैं इसके नंबर्स कैसे आएंगे। सुमित जी, एक बार कैनरा बैंक का चार्ट भी देख लें। आज वैसे स्टेबल है, कुछ नहीं कर रहा है बाजार में, बिल्कुल फ्लैट है। चार्ट्स क्या कहती हैं 350 के लेवल पर? दीपांशु, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में कैनरा बैंक एक मजबूत स्टॉक है। ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा तेजी दिखा के अब थोड़ा सा ऊपरी लेवल से दबाव आया है मार्केट के दबाव के साथ। मेरे को नहीं लगता कि स्टॉक में कोई बहुत बड़ा गिरावट आएगा। छोटा मोटा 8-10 रुपए का डिप देखने को मिल सकता है, उस डिप में खरीदारी करना है। ऊपर में 360 का लेवल टूटने के बाद 375 से 380 तक का मूव जल्दी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ओके, ये है आपके लिए कैनरा बैंक, जहां पर आपको मूव आते हुए दिख सकती है। आइए पीएनबी की बात करेंगे, उससे पहले एक बार अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी ले ली जाए। बैंक्स में ज़्यादा प्रेशर है जी, 400 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी है, 250 पॉइंट निफ्टी है 19,100 पर। डाउ फ्यूचर्स फ्लैट है, नैस्डैक फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं, थोड़ा नतीजों का रिएक्शन है, और आज मेटा के भी नंबर्स आएंगे तो उसका भी रिएक्शन शाम को आएगा सर। इसके अलावा यूरोप के बाजारों में ठीक ठाक कारोबार है, कच्चा तेल आपका ठीक है, रुपया आपका एकदम फ्लैट है, 11 पैसे ऊपर खुला था, गेंस गिव अप करके फ्लैट बंद हो रहा है रुपया। क्या करके जाना है सर? पावल साहब आज शाम बात भी करेंगे। पावल साहब शाम को बात करेंगे, और शाम को एक चीज़ तो पक्की कि नेस्डेक तो ढीले ही रहेगा अल्फाबेट के नतीजे के बाद, ठीक है। हाँ। अगर बढ़ा तो भी डाउ बढ़ेगा, नेस्डेक तो बढ़ने में आज पसीना आ जाएगा। करेक्ट। बेहतर है कि फिर आज शांति रखी जाए फिर से। एक तो क्लोजिंग आपकी ख़राब हो रही है, 19,250 के नीचे आप बंद हो रहे हैं, जो और ख़राब ही है। फिर उसके अलावा बैंक निफ्टी भी आप 43,000 के नीचे डे लो पर जाकर बंद हो रहे हैं। तो फ्रेश खरीदारी करने का तो अनलेस अनटिल कि आप सिर्फ कल के लिए नहीं खरीद रहे हैं, कुछ आगे के लिए खरीद रहे हैं और इन्वेस्टर के तौर पर पोजिशनली खरीद रहे हैं, तब तो ठीक है। ओवरनाइट खरीदने का तो मौका बनता नहीं, और इन लेवल्स पे आप वहाँ बेचना भी उतना ही रिस्की है। तो बेहतर है कि दीप नई पोजीशन कुछ भी ना करें, खाली अगर आपके पास पोजीशन है तो 19,000 का पुट ऑप्शन आप रखें। अगर आप लॉन्ग पोजीशन पे बैठे हैं तो शॉर्ट है तो 19,300 का कॉल ऑप्शन लेकर आप हेज कर सकते हैं अपने आप को। बैंक निफ्टी 42,500 का पुट ऑप्शन और 43,000 का कॉल ऑप्शन रख के आप अपने आप को हेज कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशन इस तरह के मार्केट में आपको ऊपर या नीचे की दोनों तरफ की बनाने की राय है। जितना आप काम इंट्राडे कर लें उतना बेहतर। हाँ, जितना कम करें उतना बेहतर। सही बात है, सिंपल सी चीज़ है, तो आराम करें, कोई दिक्कत। ओके, आराम करिए, हल्के रहिए। कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी का दिन निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं बाजार में क्या कुछ होने वाला है। आइए तब तक वरुण से बात करते हैं पीएनबी के नंबर्स की भी। वरुण बताइए, पीएनबी इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? तो दीप, इसने जो अपना क्वार्टरली अपडेट दिया था उसके मुताबिक हमने अपने अनुमान बताए हैं। सबसे पहले एनआईआई 16% की बढ़ोतरी 9,600 करोड़ के आसपास आएगा, और काफ़ी सारे बैंक्स और एनबीएफसीज ऐसी है जहाँ पे जो प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है, यानी कि जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से, और उसका इम्पैक्ट कंपनियों के मुनाफे में देखने मिल रहा है। और ऐसा ही पीएनबी भी है, 411 करोड़ से बढ़ के मुनाफा इस बार करीब 1,315 करोड़ के आसपास आने वाला है, यानी कि 3-4 गुना के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिलेगी। ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस, वहाँ पे अच्छी खासी कमी आपको देखने मिलेगी। कंपनी का कुल कारोबार 11% बढ़ा था, डिपॉजिट में 9.7% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिलती। ग्लोबल एडवांसेस अगर आप देखेंगे और डोमेस्टिक एडवांसेस दोनों में करीब 13.8-13.9% के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन याद रखिएगा, डोमेस्टिक से ज़्यादा आपको यहाँ पे ग्लोबल न्यूज़ जो है वहाँ पे नज़र रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग स्टीप फॉल का अनुमान लगा रहे हैं। 3.08% से गिर के 2.7% के आसपास आ सकते हैं, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स कह रही है। तो न्यूज़ पे नज़र रखिएगा, बाकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। चलिए, निम्स की तो परेशानी खैर अक्रॉस बैंक्स आपको दिख ही रही है, बट यहाँ पर बाकी ग्रोथ अच्छी है। चलिए, ये इंटरेस्टिंग व्यू आपके लिए आ रहा है। जय, एक बार जरा आप पीएनबी का चार्ट देख लें, फिलहाल 70 के नीचे। अगेन बड़ी गिरावट के बाद आज ये भी स्टेबल है, कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा है ट्रेड में। पीएनबी का चार्ट तो वीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में लगभग यहाँ पे 65 रुपए के टारगेट्स आपको के लेवल्स इमीडिएटली नियर टर्म में आपको देखने मिल सकते हैं। ऑन द अपसाइड 72-73 का एक क्लियर रेजिस्टेंस है, जब तक उसके ऊपर नहीं जाता ट्रेंड तो यहाँ पे वीक रहेगा। बैंकिंग ओवरऑल अगर आप देखें तो डेफिनेटली ऑन वीकर साइड है, एंड खास कर अगर आप देखें तो पीएनबी जिसमें क्लियर कंफर्मेशन नीचे की तरफ का आया है, ब्रेकडाउन आया है बिलो द लेवल्स ऑफ 73, आई थिंक दैट 65 एक इमीडिएट टारगेट हो सकता है। पोजिशनल पर्सपेक्टिव 60 रुपए तक के लेवल्स भी आपको देखने मिलेंगे थी। तो एज ऑफ नाउ लॉन्ग साइड पर है तो बाई साइड पर पीएनबी को अवॉइड करना चाहिए टिल देयर इज अ क्लियर रिवर्सल।
चलिए ये है आपके लिए PNB, देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। श्रीराम फाइनेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है NBFC स्पेस से, इसके भी नंबर्स पर हमें रखनी है नज़र। वरुण, यहाँ पर बताइए कैसी रहेगी परफॉर्मेंस? नंबर्स अच्छे रहेंगे दीप। एक्चुअली मैं इस कंपनी की कमेंट्री सुनना चाहूँगा, क्योंकि हाल ही में कोटक के जब रिजल्ट्स आए थे तो उन्होंने कहा था कि कमर्शियल व्हीकल की फाइनेंसिंग जो है उसमें थोड़ी दिक्कत है होलसेल लेवल पे। तो लेट्स सी श्रीराम फाइनेंस क्या कहता है। यहाँ पे अनुमान बता देता हूँ, NII करीब 15.5% के आसपास की बढ़ोतरी, मुनाफे में 8.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 1685 करोड़ पे आएगा। AUM ग्रोथ हमारा अनुमान है कि 18 से 19% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिलेगी। रिटेल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो CVE की मांग जो है वो बेहतर है, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिल सकता है। कलेक्शन में सुधार है, इसके चलते NPA जो है उसमें गिरावट होगी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखना होगा किस तरह के आते हैं, क्योंकि तिमाही दर तिमाही क्रेडिट कॉस्ट जो है उसमें थोड़ी बहुत बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है, तो हो सकता है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा गिरे, बट मेरे ख्याल से बैंक्स जितनी गिरावट शायद इसमें नहीं देखने मिलेगी। लेट्स सी। और CV की मांग के ऊपर खासकर मैनेजमेंट क्या कहता है, इस पे हमारी नज़र होगी। ओके, ये है आपके लिए श्रीराम फाइनेंस, इस पर भी रखनी है आपको नजर। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी एक ट्रेडिंग कॉल। सुमित का सुपर हिट। सुमित जी, अपनी फ्रेश कॉल भी बताएं, और जो थोड़ी देर पहले आप एस्टर DM की बात कर रहे थे, 351 का टारगेट दिया था, 357 पर है और अभी अभी तो 370 तक भी गया था, बड़ा स्पाइक आया था थोड़ी देर में एस्टर DM। यहाँ पर भी अपडेट दें, ऑफ कोर्स अपनी ट्रेडिंग कॉल भी दें सर। बिल्कुल दीपांशु, एस्टर DM में तो बहुत बढ़िया सुपर मूव देखने को मिला है। मार्केट डल है, नीचे है, और उसके अंदर स्टॉक ने वन वे मूव दिखाया है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। 15-20 मिनट के अंदर ही प्रॉफिट बुक करे, टारगेट हिट हो चुका है। और अब जो मैं स्टॉक दे रहा हूँ उसके अंदर भी मुझे ऐसा ही मूव समझ में आ रहा है, ये स्टॉक भी ऐसे भागना चाहिए। 332, 333 का भी भाव है, 332, 333 का भी भाव है। स्टॉक का नाम है फोर्टिस हेल्थकेयर के अंदर मोमेंटम ऊपर का देखने को मिल रहा है। फोर्टिस के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। फोर्टिस में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। 320, 321 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 320 के स्टॉप लॉस से फोर्टिस में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 350 रुपए से लेके 355 रुपए तक के लेवल जल्दी देखने को मिलने चाहिए, तो खरीदारी करें फोर्टिस। 350 और 355 के टारगेट के लिए फोर्टिस में करें खरीदारी। तो हेल्थ केयर स्पेस पे आपको एक्शन दिख रहा है। अभी एस्टर DM हेल्थ केयर सुमित जी ने पकड़ा था, 8% का स्पाइक वहां पर दिख रहा है। फोर्टिस हेल्थ की बात कर रहे हैं, 3% का स्पाइक यहाँ पर भी है। कुछ तो एक्शन आ रहा है इस स्पेस में। मेरे को तो सुमित जी का एक्शन के बारे में जरा राय लेनी है, कुणाल जी से भी लेनी है और आशु जी से भी लेनी है। आशु जी, पता नहीं आपने सुबह का शो देखा नहीं, सुमित जी पिछले 2-3 दिनों से मार्केट के हाल को देख के दो ही काम कर रहे हैं, या तो सारे हॉस्पिटल के स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं, या फिर मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं भगवान के। इसको क्या समझा जाए आशु जी? अनिल जी, मैंने सुबह का शो तो मिस किया, लेकिन अनिल जी एक चीज अच्छी है कि ऐसी मार्केट में भी सुमित कोई आइडियाज निकाल के आ रहा है, क्योंकि अनिल जी सबसे बड़ी बात है कि ऐसी मार्केट में इतने लैक ऑफ आइडियाज होते हैं। अनिल जी, आई एम श्योर आप सबके, हमारे सबके ना बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं, सबके मतलब कुछ को वैसे हम ग्रुप में होते हैं, कुछ को फॉलो कर रहे होते हैं, कुछ हमें फॉलो कर रहे थे। अनिल जी, ऐसी शांति आ जाती है ना, मतलब ऐसी मंदी आते ही कि बिल्कुल हुआ है। तो अनिल जी, मैं तो उस चीज में बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट सुमित ऐसी शांति के बीच में कुछ कॉल्स निकाल के आ रहा है, तो अच्छी बात है। और अनिल जी, एक और चीज, अभी हमारी एक डिस्कशन हो रही थी, वो जो अभी जो नितिन और जय वाला आपने एग्जाम्पल दिया कि जय ने बाय दी, नितिन ने सेल दी, तो अनिल जी मेरा मानना यह है कि इस मार्केट को, इस मार्केट में एनालिस्ट को समझना बहुत जरूरी होता है, और ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे अनिल जी। फॉर एग्जांपल इसी कॉल पे हो सकता है नितिन भी राइट हो जाए, जय भी राइट हो जाए, हो सकता है दोनों भी गलत हो जाए। तो मतलब ये सिचुएशन आएगी कि ऑप्शन ट्रेड ऐसा है, नितिन ने दिया अनिल जी पुट लेने का कल की एक्सपायरी का, जय ने कॉल लेने के लिए दिया अगले हफ्ते की एक्सपायरी का। तो हो सकता है कल और आज में मार्केट घट जाए, नितिन का पुट प्रॉफिट में आ जाएगा, वो तो 1 घंटे 2 घंटे में आ गया होगा, या आ जाएगा वो प्रॉफिट में आ जाएगा। उसके बाद वहां से जय का स्टॉप लॉस ना और कल 100 पॉइंट ऊपर गैप अप खुल जाए तो जय का कॉल भी प्रॉफिट में आ जाएगा। सो अनिल जी, ऑप्शन ट्रेडर को ना ये सब चीजें ब्लैंकेटली मतलब नहीं समझ आएंगी, समझनी पड़ेंगी। अगर वो सिंपल जाएगा कि लॉन्ग एंड शॉर्ट है, तो मतलब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है जी। जैसे उस दिन विश्वेश ने भी एक पॉइंट रेज किया था कि फॉर ए नॉर्मल ट्रेडर को ये सब समझना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट प्लेन वनीला कि नितिन ने सेल दे दिया और जय ने बाय दे दिया। उनका रीजन अलग है और उसका रीजन अलग है, बहुत फर्क है अनिल जी। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि दोनों की कॉल राइट हो जाए, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दोनों की भी गलत हो जाए। और नितिन जी का तो
90 रुपये का टारगेट जो है और 105 का दोनों ही हासिल हो चुके हैं। निफ्टी पे पुट ऑप्शन जो 19,150 का कल की एक्सपायरी का जो उन्होंने दिया है उसमें ये टारगेट हासिल होते हुए दिख रहे हैं। आखिरी मिनट है, आखिरी कुछ सेकंड्स बचे हैं। बाजार दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास तो नहीं, थोड़ा सा ऊपर कह सकता हूँ, 19,075 का लो बनाया, 125 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी पर, लेकिन कमजोरी बंद होते दिख रहे हैं। और बैंक निफ्टी ने 42,758 का लो बनाया और वहाँ से करीबन 75 पॉइंट ऊपर हम बंद होते हुए दिख रहे हैं। तो लो के आसपास बंद होते हुए दिख रहे हैं। नुकसान के साथ ही 5% का नुकसान सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों में आपको नजर आएगा इस वक्त। आज भी फिर से कमजोर क्लोजिंग, बढ़ने वाले शेयर जरूर 1350, कमजोर शेयर अब लगभग 2575 2600 होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कमजोर शेयरों की संख्या काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन इससे ज़्यादा सिचुएशन खराब आपको एनएसई में दिखेगी। 643 शेयर मजबूत रहे, सामने 1600 शेयर कमजोर है, यानी कि एनएसई में मार्केट ब्रेड्थ कहीं ज़्यादा कमजोर है। मिड कैप इंडेक्स 1/4% नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स 1/4% नीचे, यानी कि अभी भी दबाव दिग्गजों पे ज़्यादा है। हालांकि जो सारे लोग जो कह रहे हैं कि ज़्यादा खरीदारी के मौके आपके लिए अब लार्ज कैप में, लेकिन आज फिर से दबाव लार्ज कैप पर ज़्यादा बनता हुआ दिखा है बजाय मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर। ये है इस वक्त का रुझान। 95 अंक नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स हैं, 15 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स है। तो यहाँ से भी कोई खास सपोर्ट आता हुआ अब तक दिखा नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। कल बड़ा दिन है, मंथली एक्सपायरी है, उस पर भी फोकस करेंगे। और फाइनल क्लोजिंग आपके आने की तैयारी में थोड़ी देर में। फिलहाल फाइनल क्लोजिंग आपके सामने आती हुई 19,122, 159 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी ने किया आज की अपनी पारी की समाप्ति। और बैंक निफ्टी 319 अंक नीचे बंद होता हुआ 42,832 पर। सेंसेक्स ने 64,049 पर अपनी पारी की समाप्ति की है, 522 अंकों के नुकसान के साथ समाचार समाप्त हुए। डन। विदा लेने का वक्त है। कितने दिन हो गए दीप आज नीचे बंद होते? 1 2 3 4 5वां ट्रेडिंग सेशन है आज हम खराब बंद हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर। लगातार 5 सेशन मामला गड़बड़ है। ओके, कुणाल जी, राकेश जी क्लोजिंग शो में कुछ बोले तो है ना पूरे शो में कि नहीं बोले? बंसल जी आप बोले, नहीं बोले तो मौका है अभी, कुछ बोलना चाहते तो। नहीं अनिल जी, मैं बोला हूँ और अभी मौका दे रहा तो अनिल जी बोलता हूँ। अनिल जी ये मास्क नहीं, अनिल जी पॉल्यूशन जो गंदी हवा आ रही है, अनिल जी उसका एक ही तरीका है। आप तो ऑफिस में, घर में जो इंडोर प्लांट्स आते हैं ना जो हवा को फिल्टर करते हैं, अनिल जी वो लगाएं। अनिल जी मैं तो ऑर्डर कर चुका हूँ, फिटिंग बची हुई है, अब मैं वेट कर रहा हूँ। अनिल जी समय नहीं मिल रहा, तो कल परसों में फिटिंग हो जाएगी अनिल जी उनकी। तो इंडोर अनिल जी प्लांट्स लगाने चाहिए। नाइस आइडिया, बढ़िया आइडिया है, वेरी बढ़िया पॉइंट है। बंसल जी कहाँ से मतलब आइडिया कमाल के लाते हैं। एक बात है प्रैक्टिकल और मतलब वाकई में जो आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। यस तो बढ़िया है। आप जो एयर प्योरीफाई करने वाले प्लांट्स हैं वो अपने घर में लगाएं। तो बंसल जी आपका डबल शुक्रिया, सुबह वाले शो के लिए भी, दोपहर वाले और अब शाम वाले में भी आपने जो इनपुट दिया उसके लिए। कुणाल जी, सुमित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सनी अग्रवाल साहब, आशु सर और जय ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।